चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीकैप कर लेता हूँ मैं जितना हमने पढ़ा है और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म होगा इंशाल्लाह। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने टैक्स ईयर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इनकम की डिटर्मिनेशन हम टैक्स ईयर के रेफरेंस से कर रहे होंगे। जितना भी पर्सन ने टैक्स ईयर में कमाया होगा वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा होगा। ठीक है, तो आपने देखा नॉर्मल टैक्स ईयर भी होता है जो कि फिजिकल फाइनेंशियल ईयर से कॉरिस्पॉन्ड करता है। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे ख़त्म होता है और नाम दिया जाता है उस कैलेंडर ईयर के रेफरेंस के हिसाब से जिसमें वो ख़त्म हो रहा है। फिर हमने देखा कि सबका ज़रूरी नहीं है नॉर्मल टैक्स ईयर हो, बोर्ड चाहे तो किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल टैक्स ईयर भी प्रिस्क्राइब कर सकता है और स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीने का ही साल होगा, लेकिन वो 30 जून पे ख़त्म नहीं होगा, 30 जून के अलावा कहीं ख़त्म होगा 12 महीने का ही साल। नाम कैसे दिया जाएगा? देखा जाएगा कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड नॉर्मल टैक्स ईयर के किस वाले बैंड में फॉल कर रहा है, किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, उसी के हिसाब से स्पेशल टैक्स ईयर का नाम दे दिया जाएगा। और एक तरीका भी हमने देखा था कि ये देखेंगे, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका मैंने बताया था, ये देख लो कि स्पेशल टैक्स ईयर हो या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो। एक तरीका तो ये है कि हम ये देखेंगे कि चाहे स्पेशल टैक्स ईयर हो चाहे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो, उसका एंड चेक करेंगे किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, वही वाला उसका भी नाम दे देंगे हम। दूसरा तरीका हमने ये देखा था कि ये चेक कर लो स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो मंथ है, अगर वो जुलाई से दिसंबर है तो जो कैलेंडर ईयर होगा +1 करके टैक्स ईयर कर देना, और अगर जैन टू जून है तो जो कैलेंडर ईयर होगा वही उसका टैक्स ईयर हो जाएगा। ये जुगाड़ू तरीका, शॉर्टकट तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पैदा कब होता है? जब स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से स्पेशल में ईयर चेंज किया जाए तो जो यतीम पीरियड होता है स्टार्टिंग या between two dates, between the end of the last full tax year and the date at which the new tax year begins, वो जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। चेंज ऑफ टैक्स ईयर किया जा सकता है जी, किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर है, वो आपने प्रोसीजर फुलफिल करना होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, काफ़ी बच्चों ने उसको ड्राफ्ट करके मुझे चेक भी कराया, मैंने पढ़ा भी, बहुत बच्चे आए मेरे पास, मैंने रीड किया, मुझे बहुत खुशी हुई। ज़्यादा खुशी मुझे गलतियाँ देख के होती है, इसलिए नहीं कि बच्चों ने गलत किया तो मुझे खुशी हो रही है, मुझे ये खुशी होती है कि इसकी करेक्शन हो जाएगी, अब वो बच्चा अब उसको करेक्ट कर लेगा। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया, पूरा याद करके ड्राफ्ट किया, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा लिखा, कुछ आप लोगों में से मर्द हजरात ने बहुत अच्छा याद करके लिखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जिन्होंने याद करके लिखा, क्योंकि उन्होंने अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी। अप्लाई टू द कमिश्नर, किसी ने गलती से लिख दिया अपील करेगा कमिश्नर को, भाई अपील का वर्ड इतना कोई हल्का नहीं है। अप्लाई का मतलब अप्लाई है, अप्लाई देखो याद करते करते अपील हो गया, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिव्यू एप्लीकेशन को किसी ने अपील लिख दिया, वो अपील फाइल करेगा, नहीं भाई रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेगा। फिर मैंने बोला था बोर्ड का मतलब ये चेयरमैन एफबीआर, तो किसी ने चेयरमैन एफबीआर को लिख दिया, करीब था कि उसका नाम भी लिख देता, ये चेयरमैन एफबीआर, इसको जाएगी चिट्ठी। जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपने। अपनी तरफ से कुछ बच्चों ने बिल्कुल सादी सलीस अंग्रेजी में लिख दिया, उन्होंने कुछ भी याद नहीं किया, उन्होंने बस रीड किया और उन्होंने बोला एक नॉवेल स्टार्ट करना है हमको, वो वाली अंग्रेजी लिख दी उन्होंने। ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा है गलतियाँ पता लग गई, अब जो बच्चा अपनी गलतियों पर वर्क करेगा, उसको ठीक करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सी ड्राफ्टिंग अभी आपने करनी है, आज आपको बहुत सा होमवर्क मिल जाएगा जो मैं चेक करूँगा, जो मैं क्लास में आपके आंसर्स रीड करूँगा। आप यकीन करो आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप लोग तंग आ जाओगे, इस तरह तो पीछे पड़ गए, मैं पीछे पढ़ूंगा तो ही पेपर पास होगा आप लोगों को, बात समझ आ रही है। और ये मैं पीछे पढ़ूँ ये अच्छा है, आपको याद आएगा जब ये हमारा बैच खत्म हो जाएगा ना, आपको मेरा पीछे पढ़ना याद आएगा कि यार सर ये इतना पीछे पढ़ते थे, इतना पुश करते थे, तो यार आज देखो आज हमें तैयारी में कितनी आसानी हुई। इंशाल्लाह आप दुआ दोगे, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं तो जल्दी जल्दी निकाल लूँगा फिर कोर्स, अगर मैं पीछे ना पढ़ूँ, सबका देखूँ ना, चेक ना करूँ, आप लोगों की आँखें ना खोलूँ, तो मेरे लिए तो अच्छा है, जल्दी जल्दी चीज़ें पास हो जाएंगी। लेकिन मेरा फोकस कभी भी जल्दी पर नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाए मेरा फोकस जल्दी पर नहीं रहेगा, मेरी जो स्पीड है वही स्पीड रहती है। हाँ ये हो सकता है क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए, अब टाइम का में तो क्या होगा, टाइम का में तो ये नहीं होगा कि मैं क्विकली आपको जल्दी जल्दी पेल दूँ, समझ आए ना आगे चल लूँ, नहीं, ये मेरा मिजाज ही नहीं है। 2 घंटे की क्लास की जगह 4 घंटे की होगी भाई, 3 दिन क्लासेस की जगह 6 दिन क्लासेस होंगी, लेकिन वो मेरी तसल्ली के हिसाब से ही मुझे पूरा कराना है, जल्दी जल्दी में मैं बिलीव नहीं करता जब तक सबको समझ ना आ जाए, ठीक है। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट ये है, आज हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको होमवर्क दूंगा काफ़ी सारा,
वो होमवर्क मुझे चाहिए, ठीक है, वो होमवर्क मुझे आपके रजिस्टर्स पर चाहिए और वो मैं देखूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं वाकई में देखूंगा। ठीक होगी बात? तो हम आगे शुरू करते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चेंज इन टैक्स ईयर के अंदर अगर किसी को चेंज करना है तो वो अप्लाई करेगा टू द कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर। अप्लाई करेगा, क्या शो करेगा? कंपेलिंग नीड शो करेगा। कमिश्नर अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है और मे इम्पोज सर्टेन कंडीशंस अपॉन अप्रूवल। ठीक है, कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है। पहले से दी हुई अप्रूवल को विड्रॉ भी कर सकता है इफ इन द व्यू ऑफ द कमिश्नर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर इज नो मोर फीजिबल। उसको विड्रॉ भी कर सकता है लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। सही? Any taxpayer dissatisfied with the decision of the commissioner may file review application to the board and the decision of the board in this respect will be final। ये बात सबको याद आती है? फिर हमने शुरू कर दिया था डिस्कशन रेजिडेंशियल स्टेटस का, जिसमें हमने सबसे पहले इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस नंबर ऑफ डेज पे बेस करता है। हमें नंबर ऑफ डेज टैक्स ईयर के काउंट कर, टैक्स ईयर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डेज वो फिजिकली प्रेजेंट था हमें उंगलियों पर गिनना पड़ेंगे, काउंट करना पड़ेगा। काउंटिंग गलत हुई, रेजिडेंशियल स्टेटस गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बड़ा सिंपल, क्या? 183 और मोर डेज तो रेजिडेंट, लेस देन 183 डेज तो नॉन रेजिडेंट। दूसरा क्राइटेरिया ये है फॉर सिटीजन। अगर सिटीजन है और लेस देन 183 डेज हैं तो हम दो चीजें चेक करेंगे। पहली चीज, किसी और कंट्री में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट तो नहीं है, नहीं है। दूसरी चीज, क्या किसी स्पेसिफिक कंट्री में 183 और मोर डेज गुजरे हैं? नहीं गुजरे। तो हमने कहा अब वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सिटीजन का होना जरूरी है। ये नॉन सिटीजन पर नहीं अप्लाई कर सकते हम। ठीक हो गई बात? फिर हमने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड विल बी रेजिडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे। फिर एक रूल 14 था, ठीक है, डेज टू काउंट, रूल टू काउंट डेज। Part of the day that an individual is present in Pakistan will be counted as a whole day, including day of arrival, departure, holiday, public holiday, leave, lockout, delay in receipt of supplies, strikes। ठीक है ना, ये सारी चीजें काउंटिंग में आएंगी, लेकिन the days solely spent for the reason of being in transit will not be counted for the residential status purpose। याद आ गई सारी बातें? फिर हमने कंपनी में देखा, हमने कहा सर कंपनी की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंपनीज एक्ट की तो सारी कंपनीज आई जाती हैं, इसके अलावा भी टैक्स की दुनिया में काफ़ी सारी एंटिटीज़ को कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट बना दिया गया। वो हम याद कर लेंगे, बना दिया गया। किनको बना दिया गया? याद कर लेंगे भाई, जो किसी भी लॉ के तहत पैदा हुई। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, मुदारबा है वो भी कंपनी है। सही कोई बात? फॉरेन कंपनी है वो भी कंपनी है। ट्रस्ट जो ट्रस्ट एक्ट के थ्रू है वो भी कंपनी है भाई। और किसी लॉ के तहत कोई एंटिटी पैदा हो जाती है वो भी कंपनी है। कोई फॉरेन एसोसिएशन है जिसको एफबीआर ने खास तौर पर कंपनी बोल दिया वो भी कंपनी है। लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी है। ये सारी चीज़ें कंपनी है, डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें कंपनी है। कंपनी में डालने के मकासद हैं। पहला मकसद ये होता है कि उन पर जिम्मेदारियाँ लगाना। हर किसी को एफबीआर नहीं पकड़ सकता, हाँ, लेकिन ऐसी एंटिटीज़ को तो पकड़ सकता है ना जो किसी लॉ के तहत पैदा हुई हों। वो मोटी एंटिटीज़ होती हैं, वो मोटी मछलियाँ होती हैं। जब उन मोटी मछलियों को पकड़ लिया जाए तो उन मोटी मछलियों से ही काफ़ी सारा टैक्स निकल सकता है। छोटे मोटों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एफबीआर ने किया क्या? एफबीआर बोल रहा हूँ, लॉ ने किया क्या? उन सबको कंपनी की डेफिनेशन में डाल के उन पे जिम्मेदारियाँ लगा दी। तुम पे जिम्मेदारी है, तुम सबका टैक्स काट के जमा कराओ, तुम टैक्स विदहोल्ड करके जमा करो, तुम पर टैक्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। फिर किसी को हमें माफ़ करना है तो हमने कहा हमने दूसरे सेक्शन में उसको माफ़ कर दिया। एनपीओ को माफ़ कर दिया, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को माफ़ कर दिया, कुछ ट्रस्ट्स को माफ़ कर दिया। वो हम बाद में दूसरे सेक्शंस में माफ़ कर देंगे जिसको माफ़ करना होगा, लेकिन जिम्मेदारी लगानी थी वो सब पे लग जाएगी। क्या ख्याल है? कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया क्या था भाई? हमने कहा कंपनी सबसे पहला क्राइटेरिया, जो कंपनी क्या हो गई? पैदा हो गई, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये दो तो ऐसी चीजें हैं। तो जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो पाकिस्तान की ही लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो ये तीन तो ऐसे लोग हैं कि जिनको रेजिडेंट होने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। ये तो रेजिडेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। बाकी बची आपके पास फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड पाकिस्तान, वो कब रेजिडेंट होगी? वो तब रेजिडेंट होगी जब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स will be situated wholly in Pakistan in the tax year। और AOP में क्या डिफरेंस था? AOP रेजिडेंट कब होगी? जब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इज wholly और partly in Pakistan। ये मैंने बातें डिटेल में समझा दी एग्जांपल्स के साथ। अच्छा भाई,
सर रेजिडेंट होने से होगा क्या? आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, होगा क्या? हमने कहा रेजिडेंट होने से होगा ये कि रेजिडेंट पर्सन विल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। उसकी पूरी दुनिया की इनकम पर टैक्स कहाँ लगेगा? पाकिस्तान में लगेगा। यानी कि वो फॉरेन कंट्री में भी कुछ भी कमाएगा तो उसको टैक्स कहाँ देना है? तो हमने देखा था कि सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से दो कैटेगरीज बना दी थी हमने। एक तो हमने बोला था पाकिस्तान सोर्स इनकम, वो इनकम जो पाकिस्तान में अर्न कर रहा है आसानी के लिए। इतना आसान कॉन्सेप्ट ये नहीं है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग भी, हमसे मुराद आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी अभी बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों के लिए आसानी कर दी मैंने। पाकिस्तान सोर्स इनकम कौन सी है? जो पाकिस्तान में कमाई। फॉरेन सोर्स इनकम कौन सी है? जो बाहर कमाई, अभी के लिए। तो जो रेजिडेंट पर्सन है उसको टैक्स देना पड़ेगा फॉर वर्ल्ड ओवर इनकम। पीएसआई पे भी पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, एफएसआई पे भी पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। और जो नॉन रेजिडेंट है वो बेचारा मेहमान है, वो मेहमान कंपनी है, वो मेहमान इंडिविजुअल है, 183 से कम डेज है, उसने पाकिस्तान का नमक 50% हिस्से से कम में खाया है, साल के 50% हिस्से से कम में पाकिस्तान का नमक खाया है, तो वो हमारा मेहमान है। मेहमान के साथ हम थोड़ा शफकत का मामला करेंगे, रहमदिली का मामला करेंगे, हल्का हाथ रखेंगे। तो मेहमान को हमने बोला भैया तुमसे हम तुम्हारी फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में सवाल नहीं करेंगे, तुम सिर्फ एक बात बता दो, यहां तुमने कितना कमाया, क्योंकि जितना तुमने हमारी सरजमीन से कमाया उस पर तो टैक्स कहां ही देना पड़ेगा? पाकिस्तान में ही देना पड़ेगा भाई, वो हम माफ नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि वो भी माफ हो सकता है, किसकी वजह से? टैक्स ट्रीटी की वजह से। हमने ये देखा कि एक तो रेजिडेंट है और एक कौन है? नॉन रेजिडेंट। पीएसआई भी है इनकी और क्या भी है? एफएसआई भी है इनकी। रेजिडेंट की पीएसआई भी टैक्सेबल है, एफएसआई भी टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट की पीएसआई टैक्सेबल है और ये नॉट टैक्सेबल। लेकिन हमने कहा कि सर ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये तो लॉ की बातें हैं। ये किसकी बातें हैं? इनकम टैक्स लॉ की बातें हैं। किसकी बातें हैं? ये इनकम टैक्स लॉ की बातें हैं। लेकिन हमने कहा कि सर इस इनकम टैक्स लॉ के भी ऊपर एक चीज गवर्न करेगी, क्या? टैक्स ट्रीटी। इस टैक्स ट्रीटी का स्टेटस ऐसा है कि हमने लॉ को भी बोल दिया कि जो इसमें लिखा हुआ है ना वो फॉलो होगा भाई। हमने कहा कि टैक्स ट्रीटी विल ओवरराइड, टैक्स ट्रीटी विल prevail in case of contradiction between local laws। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुआहिदा है, इसकी स्टैंडिंग स्ट्रांग है। तो अगर हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी और दूसरे मुल्क के साथ जो टैक्स ट्रीटी है यूएस के साथ, मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी रेजिडेंट है, पाकिस्तानी रेजिडेंट मतलब टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट, उसने पाकिस्तान में भी इनकम कमाई 15 लाख रुपए की, यूएस में भी इनकम कमाई 20 लाख रुपए की, तो 15 और 20 कितने हो गए? 35 लाख। तो इसने इसका मतलब कि सर 20 लाख फॉरेन सोर्स इनकम कमाई। अब यूएसए से ये जो इनकम कमाई है, यूएसए के साथ एक टैक्स ट्रीटी है, यूएसए वाला बोलता है इस इनकम पे टैक्स हम लेंगे, तुम मत लेना, तो फिर हम इस पे टैक्स उससे नहीं लेंगे। हमने कहा कि सर इन चारों चीजों में, इसमें तो हमें टीटी की बात मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो टैक्सेबल ही नहीं है ना, टैक्सेबल ही नहीं है ना। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते। तो इसका मतलब कि टैक्स ट्रीटी या इसके मामले में टांग अड़ाएगी, या इसके मामले में टांग अड़ाएगी, या इसके मामले में टैक्स ट्रीटी टांग अड़ाएगी। तो टैक्स ट्रीटी की हमें बात सुनना पड़ेगी सर, लोकल लॉ कुछ भी बोले हमें टैक्स ट्रीटी की बात सुनना पड़ेगी। लेकिन एक केस में हम टीटी की बात नहीं सुनेंगे। किस केस में नहीं सुनेंगे? ये टीटी प्रूफ है, बता दिया था ना मैंने आपको। अब क्यों, क्या, कैसे, ये डिस्कशन में नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ, जो बता दिया उसको सुन लो और समझ लो, बस काफी है आपके लिए। क्यों, कैसे, सर ये क्या, नहीं। जिधर मुझे डिटेल में जाना होगा मैं जाऊंगा, जिधर मुझे डिटेल में नहीं जाना होगा, आपके मतलब की जितनी बात मैंने बतानी है उतनी बता के मैं आगे बढ़ूंगा। ये टीटी प्रूफ है, इसके ऊपर टैक्स ट्रीटी का असर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि लॉ कहता है एक तो रेजिडेंट, ऊपर से पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब हम टीटी की नहीं सुनेंगे, ये तो कहां ही टैक्स होगी? पाकिस्तान में। अगर टैक्स ट्रीटी बोल दे कि ए पाकिस्तानियों इसको पाकिस्तान में टैक्स मत करो, इसको हम टैक्स करेंगे, हम बात मान लेंगे।
ए पाकिस्तानियों, इसको पाकिस्तान में टैक्स मत करो, हम टैक्स करेंगे, हम बात मान लेंगे, इसके बारे में हम टीटी की बात नहीं मानेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई है? इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको सब समझ आ गया? अच्छा, अब मैं एक सवाल करता हूं, आप कर लेते तो अच्छा था। ये चीज की लॉजिक ही क्या है? नहीं, लॉजिकली इसको रखा ही क्यों हमने? जब टैक्स, पहली बात सुनो, रेजिडेंट है पाकिस्तान, सोर्स इनकम पर तो हमने टैक्स कर दिया, हम उससे उसकी फॉरेन सोर्स इनकम का सवाल ही क्यों कर रहे हैं? दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ जाना चाहिए था? हम सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि सर हम पाकिस्तान की जो इनकम है, पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है, उस पर हम पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, इट मेक सेंस। जो इनकम मैंने यूएसए में कमाई, उसके बारे में ये पाकिस्तान के लॉज मुझे पहले स्टेप में ये बोल ही क्यों रहे हैं कि तुम्हारी एफएसआई यहां पे टैक्सेबल होगी? हाल अगर बुरे तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हो सकता है तो एक्स्ट्रा सोर्सेस इस्तेमाल करें। मतलब आईएमएफ पीछे पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा? ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये तो मेरी इनकम है ना, मैंने यूएसए में कमाई है, यूएसए में टैक्स दे दिया, चलो टैक्स ट्रीटी नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोच लो टैक्स ट्रीटी नहीं है, टैक्स ट्रीटी। जी बेटा, लेक्चर तो नहीं देखा तुमने? गुड गुड। देखो होता क्या है, होता ये है कि अगर किसी ने साल के ज्यादातर हिस्से नमक पाकिस्तान का खाया है, किसका नमक खाया है? पाकिस्तान का नमक खाया है। साल के ज्यादातर हिस्से में नमक किसका खाया है? पाकिस्तान का खाया है, और एसिड्स उसके बाहर बन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सियासतदानों को ध्यान में लेकर आओ, तुमको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सियासतदान पूरा साल कहाँ है? यहाँ है। सियासत कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। मिलें कहाँ चल रही हैं? यहाँ चल रही हैं। एसिड्स कहाँ बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं। सर ये बाहर कैसे बन रहे हैं एसिड्स? ये कैसे जादू होता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ही पैसे कमा रहे होंगे, जब ज़्यादातर हिस्सा साल का वो यहीं गुजार रहे हैं, जब पूरा साल यहीं मरे पड़े हैं, इनकी नस्लें भी हम पे हुकूमत करने के लिए मर रही हैं, जब पूरा साल ये यहीं बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कमा भी कहाँ से ही रहे होंगे? यहीं से कमा रहे होंगे। और ये जो यहीं से कमा रहे होंगे, उसी को फिर किसी तरीके से कहाँ भेज रहे होंगे? बाहर भेज रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, पैसा यहाँ से कमाया और इलीगल चैनल के थ्रू बाहर भेज दिया किसी तरह से। बात समझ आ रही है? एक बंदा जिसने साल के ज्यादातर हिस्से में कहाँ कमाया? पाकिस्तान में। कहाँ खाया? पाकिस्तान में। उसकी इतनी इतनी इनकम बाहर कैसे आ रही है? उसके इतने इतने एसेट्स बाहर कैसे बन रहे हैं? हो सकता है ना, मैं वही कह रहा हूँ, और नहीं भी हो सकता। क्या पता कोई बाहर भी जॉब कर, मैं कह रहा हूँ और नहीं भी कर सकता। जो हो ही सकता, अगर नहीं कर सकता तो मेरा बच्चा बाहर जॉब कर रहा होगा तो ठीक है, वो प्रूफ देगा, लेकिन कोई नहीं कर रहा तो वो प्रूफ नहीं दे सकेगा ना। बट द फर्स्ट थिंग इज वी शुड क्वेश्चन ना। हम सबसे पहले तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पोस्ट करेंगे ना। जब तू साल का ज्यादातर हिस्सा यहां है तो बाहर तेरी इनकम कैसे आई, कितनी आई, पहले तो वो बता। पहले तो हम उससे पूछेंगे, बताओ भाई आप रेजिडेंट हो, हमारा लॉ कह रहा है कि आपने फॉरेन सोर्स इनकम कितनी बताई, कितनी कमाई, पहले वो बताओ। पहले बताओ। बता दिया आपने। अब अगर टैक्स ट्रीटी है तो क्या हो जाएगी? अगर टैक्स ट्रीटी है, हो सकता है, तो हमने कहा फिर वो इनकम डबल टैक्स नहीं होगी। और अगर डबल टैक्स हो भी गई तो भी हम उसको एक रिलीफ दे देंगे। मैंने बोला था ना, फिर भी हम उसको क्या दे देंगे? एक रिलीफ दे देंगे। तो अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर अगर तो आपने टैक्स ट्रीटी के तहत या तो उसको मुआफ करा लेना था, या फॉरेन टैक्स क्रेडिट के तहत आपने उसको बेनिफिट दे देना था, तो आपने इसको पूछा ही क्यों था? आपने पहले स्टेप में ये बोला ही क्यों था कि इसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी? इसलिए ताकि हमें उसके माल पता तो लगे, माल पानी कितना कमा रहा है वो बाहर, हमें ये तो पता लगे उसके एसेट्स कितने बाहर हैं। बात समझ आ रही है?
थोड़े टाइम पहले पूरी लिस्ट आई थी, कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दुबई में है, कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी पानामा में प्रॉपर्टी है। यहाँ से पैसे इलीगल पैसे दुबई भेजे। इलीगल चैनल्स आसान है, आप लोगों को भी पता होगा, और अगर नहीं पता तो थोड़े बड़े होंगे तो पता लग जाएगा कि अगर किसी के पास यहाँ पर पैसा है उसको बाहर भेजना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर बहुत से लोगों के पास पैसा होता है और बहुत पैसा होता है। मैं एक मिसाल लूँगा आपको कि अगर एक तारिक रोड के ऊपर किसी की दुकान है ना, तारिक रोड पे किसी की दुकान है, और अगर उसकी सेल है ना दिन की 10 लाख रुपए की, तो वो अपनी ऑफिशियल सेल दिखाता है 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, जबकि उसकी सेल कितनी होगी 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, लेकिन वो ऑफिशियली दिखाता कितनी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। इसका मतलब कि सर जो इसकी बाकी की सेल है वो कहाँ गई, वो किसको पता? हमने कहा वो किसी को नहीं पता, वो छुपा ली उसने। कैश में सेल की, कैश में सेल की, कैश में पैसे आए, बोरे में बंद किए, गाड़ी में डाला, घर ले गया। और एफबीआर को कितना बताया कि मैंने तो सिर्फ आज के दिन में कितने कमाए हैं, 1 लाख रुपए, महीने के कितने कमाए हैं, 30 लाख रुपए। टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, टर्नओवर की, 2 मिनट के लिए टर्नओवर की बात कर रहा हूँ मैं। महीने का टर्नओवर कितना है मेरा, 30 लाख, और साल का कितना है मेरा, 3 करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख में से मैं तो गरीब आदमी हूँ, 3 करोड़ 20 लाख के तो खर्चे हो गए, 40 लाख रुपए का खाली मेरा प्रॉफिट हुआ है। 40 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे देगा, जबकि दर हकीकत के अंदर उसने कमाए होंगे 10-15 करोड़, टर्नओवर होगा 10-15 करोड़ का, खर्चे वर्चे लेस करने के बाद उसने फिर भी पूरे साल के अंदर 3-4 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे, और दिखा कितने रहे कि मैंने कितने कमाए, सिर्फ 40 लाख रुपए, और हकीकत में उसने कितने कमाए होंगे, 3-4 करोड़ रुपए। तो दिखा रहा है वो 40, कमाए हैं उसने 3 करोड़। क्या ख्याल है, वो जो पैसे बोरे में बंद हैं वो बैंक में डिपॉजिट तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उसको वो बैंक में डिपॉजिट कराएगा, एफबीआर वाला बोलेगा बैंक स्टेटमेंट में ये पैसे कहाँ से आए? क्या जवाब देगा? एफबीआर वाला बोलेगा ये बैंक स्टेटमेंट में पैसे कहाँ से आए, ये तूने इनकम कमाई है क्या? अगर वो बोलेगा हाँ मैंने इनकम कमाई है, तो उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी इनकम छुपा लूँ। छुपाते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई बंदा भी पैसे कमाता होगा, वो घर जाके बेगम पूछेगी कितने कमाते हो, वो कमाता होगा मिसाल के तौर पर 4 लाख महीने के, वो बोलेगा भाई मैं तो मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता हूँ। छुपा लेगा ना बेगम से भी, जिस तरह बेगम से छुपा लेगा उस तरह एफबीआर से भी छुपाने की कोशिश करेगा। क्या ख्याल है? तो एफबीआर से भी छुपा लिया। अब वो छुपा के पैसे बैंक में नहीं रख सकता, छुपा के पैसे बैंक में नहीं रख सकता, क्योंकि एफबीआर तो बैंक स्टेटमेंट मांग लेगा। आप नहीं दोगे तो एफबीआर स्टेट बैंक को लेटर लिख के बैंक से डायरेक्ट मंगवा लेगा आपके नाम पे जितने भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं। क्या ख्याल है? तो अब वो पैसा कहाँ रख सकते हो आप? आपके अलमारी के अंदर पड़ा हुआ है बोरे में बंद, या बिस्तर के नीचे रखा हुआ है थैली में बंद। अब वो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, अब क्या करें सर? उससे इम्तियाज जाके शॉपिंग कर लेते हैं। कर लो शॉपिंग, कितनी शॉपिंग कर लोगे, कितना खा लोगे, कितना ठूस लोगे? सर रोज हम बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, खत्म करेंगे उसको। भाई कुछ भी कर लो, करोड़ों रुपए खत्म ही नहीं होंगे खाने पीने से। इंसान की जरूरत, इंसान के पास जब पैसा ज्यादा होता है तो उसकी जरूरतें ये नहीं होती। अभी आपके दिमाग में आपको बोलो अय्याशी करनी है, क्या करें सर? तबीयत से फोड़ेंगे, लंच भी डिनर भी बाहर करेंगे, लंच भी बाहर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर एक पाकिस्तान टूर लगा के आ जाएंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिधर आपने बोला नहीं सर इंटरनेशनल टूर लगा के आ जाते हैं, तो हमने कहा ठीक है इंटरनेशनल टूर जैसे ही तुम लगाओगे, टिकट बुक करोगे, एफबीआर के पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, पैसा कहाँ से आया? नहीं सर इंटरनेशनल टूर नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब एक काम करते हैं, फिर ये जितने सारे पैसे हैं ना इसकी गाड़ी ले लेते हैं। हमने कहा जैसे ही तुम गाड़ी लेने जाओगे ना, वो बोलेगा बैंक का चेक दो। बैंक में है तुम्हारे पास इतने पैसे? नहीं सर बैंक में तो पैसे नहीं है, ये पैसे मैंने बैंक में डाले ना। तो एफबीआर वाला बोलेगा ये पैसे कहाँ से आए? अच्छा चलो एक काम करो, घर ले लो। नहीं बेटा कैश पे गाड़ी ले सकते हैं, शोरूम से जाओ पूछो। हाँ सेकंड हैंड गाड़ी लोगी कैश? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बिल्कुल अच्छी बात बोल दी बच्चे ने, हमारे बहुत अच्छी बात बोल दी। सेकंड हैंड गाड़ी आपने कैश में ले ली। कितने में ले ली? कैश में ले ली, किसी को पता भी नहीं चला। ये बंदा था, इसको गाड़ी बेचनी थी, आप थे गाड़ी लेनी थी, आपके पास ब्लैक मनी था, आपने इसको बोला मैं तुझे कैश दूंगा, गाड़ी मुझे दे दे। इसने आपको गाड़ी दे दी। आप गए एक्साइज ऑफिस गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए। जैसे ही गाड़ी आपने अपने नाम पे ट्रांसफर कराई, आपका मोटर व्हीकल टैक्स, इनकम टैक्स पे होगा। जैसे ही वो पे होगा, एफबीआर के पोर्टल पर आ जाएगा आपने गाड़ी खरीदी है।
ये भी तो शो करते कैश में खरीदिए, कैश में खरीदिए, कोरोला खरीदिए। सर मैं दिखा दूंगा मैंने लाख रुपए में कोरोला खरीदी है, टैक्स वाले आ जाएंगे बोलेंगे 1.25 में दे दे हमें। अंडर वैल्यू कितना कर लोगे? एक मिसाल है, कितना अंडर वैल्यू कर लोगे, कितना छुपा लोगे, झूठ कैसे बोल लोगे? तो जो भी एसेट्स, सुनना मुझे, मेरी बात गौर से सुनना, ये बातें आएंगी आगे भी। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो बातें मैं कर रहा हूं आपके दिमाग में अकल शरीफ में बैठ रही है कुछ ना कुछ, ऐसा है कि नहीं है? जो भी एसेट्स, बड़े एसेट्स होते हैं ना, वो आपके नाम पे रजिस्टर होते हैं। बाइक रजिस्टर होती है, घर रजिस्टर होता है, गाड़ी रजिस्टर होती है, सही है? जितने भी आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं, ये एयरलाइन की टिकट्स वगैरह, आज आप FBR पोर्टल पर जाओ, आपके नाम पे कितनी टिकट्स बुक हुई हैं वो आपको सारी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस? टेलीफोन का बिल पे हुआ है, उसका जो टैक्स कटा होगा वो आ जाएगा, कि इलेक्ट्रिक का बिल पोर्टल पर आपके नाम पर आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें फॉरेन पोर्टल पर आ जाती हैं, छुप नहीं सकती। तो अब आपके पास तो बोरे में पैसे हैं बहुत सारे, अब आप ना उसको, आपने इम्तियाज से शॉपिंग भी खूब कर ली, खा पी भी खूब लिया, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे। 4 करोड़ से खा करके भी आपने 10 लाख रुपए खर्च कर लिए, चलो पाकिस्तान टूर भी कर लिया, 15 लाख रुपए खर्च कर लिए, चलो। अब इंसान की ख्वाहिशात क्या ये होती हैं? हैं? हमारे पॉलिटिशियंस की ये ख्वाहिशात होती हैं कि वो दिन में ठूस रहे जितना ठूस सकते हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, खा भी नहीं सकते सही से खाना, यकीन करो आप, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि वो जो हम खाते हैं ना वो खा भी नहीं सकते वो। लेकिन इंसान की जो दौलत और पैसे की जो भूख और हविस होती है ना, वो खत्म नहीं होती। जब इंसान के पास पैसा ज्यादा आता है ना, तो वो चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, बंगला हो, प्रॉपर्टीज हो, जजीरे हो। हाँ, जब ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर जजीरे भी खरीदते हैं लोग, खरीद सकते तो खरीद ले। हाँ आइलैंड्स भी खरीदते हैं। बुर्ज खलीफा भी उसने खरीदा था ना, जो हमारा पिछला जो वो था, आर्मी चीफ था, कौन था? बाजवा। हाँ कुछ मसला नहीं, वो चला गया ना, बाजवा चला गया ना, क्या आइलैंड खरीदा था भाई उसने, आइलैंड। अब मुझे एक बात ही बताओ कि ये वाला जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, अब आप इसको पाकिस्तान में तो खर्च नहीं कर सकते ना, तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार इसको किसी तरीके से मैं बाहर भेज देता हूँ पैसा, मैं किसी इलीगल चैनल के थ्रू इस पैसे को कहाँ भेज देता हूँ? बाहर भेज देता हूँ, फिर मैं बाहर जाके अय्याशी करूँगा। अब किसी ने ये पैसा हवाले के थ्रू स्विट्जरलैंड भेज दिया, किसी ने ये पैसा हवाले के थ्रू दुबई भेज दिया, किसी ने ये पैसा हवाले के थ्रू पनामा भेज दिया, किसी ने ये पैसा इलीगल चैनल के थ्रू ब्रिटिश वर्जन आइलैंड भेज दिया, जहाँ पे टैक्स नहीं होता, जहाँ पे पूछा नहीं जाता। ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आप पैसे भेजो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, उनके पास तो माल आ रहा है। आता माल किसको बुरा लगता है? किसी कंट्री को बुरा लगेगा? किसी कंट्री के पास भी जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो तो वेलकम करेगा ना आपको, क्या ख्याल है? वो वेलकम करेगा। अगर अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड नेशंस हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं, तो वो आपसे पूछेंगे, वरना आपको वेलकम करेंगे। तो अब वो पैसा आपने भारत ट्रांसफर कर दिया और उससे एक घर ले लिया, उससे एक गाड़ी ले ली, दुबई में गाड़ी ले ली, दुबई में एक घर ले लिया। आप हो कहाँ के रेजिडेंट? यहाँ के रेजिडेंट हो। साल के ज्यादातर हिस्से में या पूरे साल में नमक कहाँ का खाया है आपने? पाकिस्तान का खाया है, रेजिडेंट हो आप। तो अब आपकी जो बाहर वाले एसेट्स हैं, बाहर वाले इनकम हैं, FBR को कैसे पता लगेगा? लॉ बनाने से पता लगेगा ना। तो उसने लॉ ऐसा बनाया, लॉ कैसा बनाया? उसने बोला अच्छा तुम क्या रेजिडेंट हो? क्या तुमने साल के ज्यादातर हिस्से में पाकिस्तान का नमक खाया है? क्या तुमने साल के 50% से ज्यादा हिस्से में पाकिस्तान का नमक खाया है? उसने कहा, हमने कहा जी। हमने कहा रेजिडेंट हो? तो FBR ने बोला फिर तुम्हारी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल और तुम्हारी फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल। तो पहले स्टेप में उसने ये मौत दिखा दी। पहले स्टेप में वो कहते हैं ना कि आप, वैसे मैं ऐसे मिसाल देता हूँ, छोटी छोटी मिसालें देता हूँ समझाने के लिए, दिल पे भी नहीं लेना है आपने, और उनसे कोशिश करना है कॉन्सेप्ट को समझ लो। कभी कोई गया अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए? हाँ, कभी अम्मी के साथ कोई शॉपिंग करने के लिए चले जाए ना अगर, अब मिसाल के तौर पर दुकानदार ने बोला ये चीज़ है 2000 रुपये की, अब हम हमारी बार्गेनिंग स्टार्ट ही कहाँ से होती है? यार 1500 की दे दे यार, सही। आप कोई अम्मी के साथ चले जाए, बार्गेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? दुकानदार ने बोला ये 2000 रुपये की चीज़ है बाजी, 2000 रुपये की चीज़ है। पागल हो गए हो क्या भाई? ये बराबर वाली दुकान में इतना सस्ते में मिल रहा है, हर जगह सस्ते में मिल रहा है, 200 रुपये से ऊपर नहीं दूंगी मैं। अल्लाह, यहाँ से शुरू होती है ना बार्गेनिंग खवातीन की। हमारी अम्मियों की तो यहीं से शुरू होती थी, हम तो बचपन से अम्मी के साथ जाते थे, यहीं से शुरू होती थी बार्गेनिंग। 10% 20% से शुरू होती थी। अब मिसाल, आप वो आहिस्ता 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 आते आते बात किधर सेटल होती थी?
700-800 के ऊपर हो जाती थी। हम हैरत से देखते होते थे अम्मी को, यार तो मौत दिखा दो तो बुखार पे सेटलमेंट हो जाती है, इसको कहते हैं उर्दू में मुहावरा कहते हैं, आप मौत दिखा दो सामने वाले को, आप मौत दिखा दो तो सेटलमेंट किधर हो जाएगी, बुखार पे सेटलमेंट हो जाएगी। टैक्स वाला ऐसे ही करता है। टैक्स वाले को कभी नोटिस भेजना होगा ना, आपने कोई टैक्स वाले, आपने रिटर्न फाइल किया, उसमें 2 नंबरी है, गलती है, टैक्स वाले को भी नहीं पता क्या गलती है, वो नोटिस ऐसा मारेगा, वो बोलेगा आपने इतनी सारी इनकम शो नहीं करी, आपका 1 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है देना। बोलेगा 1 करोड़ रुपए मैंने जिंदगी में एक साथ कभी देखा भी नहीं है भाई, तूने इतना मेरा टैक्स बना दिया है। 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1 करोड़ का टैक्स कब बनेगा, जब आपकी मिसाल के तौर पर 5 करोड़ की इनकम होगी, 3 करोड़ की इनकम होगी, तो टैक्स वाला भी मौत दिखा देगा आपको। पहले बोलेगा इतना टैक्स देना है तुमने इतनी चोरी कर ली टैक्स की। आईने में खड़े हो गए, आप देखोगे, बोलोगे यार मैं इतना बड़ा चोर हूं क्या। तो वो 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजेगा, तो उसको पता है कि सेटलमेंट होगी कहीं 10, 12, 15 लाख रुपए में जाके। बात समझ आती है। तो अब मिसाल के तौर पर लॉ का मिजाज देखो ना। लॉ ने बोला कि तुम जब बाहर गए, तुम रेजिडेंट हो, तो तुम्हारी पीएसआई भी टैक्सेबल और एफएसआई भी टैक्सेबल। तो पहले स्टेप में तो हमने मौत दिखा दी कि एफएसआई तुम्हारी हम टैक्स करेंगे, एफएसआई हम तुम्हारी क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। तो हम बोलोगे यार सर ये क्या ज्यादती की बात हो गई, नाइंसाफी की बात हो गई सर, कैसे टैक्स करेंगे, हमने कमाया यूएस में, टैक्स पाकिस्तान में क्यों देंगे हम। तो लॉ ने पहले आपको मौत दिखा दी, हम तो करेंगे टैक्स। फिर लॉ ने आहिस्ता आहिस्ता हल्का हाथ रखना शुरू किया, अच्छा चलो दिल छोटा ना करो, अगर टैक्स ट्रीटी हुई तो हम तुम्हारी इनकम को टैक्स नहीं करेंगे। बताओ तो सही फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है, ठीक है, फिर टैक्स ट्रीटी है, दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारी इनकम को टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन बताओ तो, पता तो लगे तुम्हारी इनकम कितनी है, एसेट्स कितने हैं। टैक्स ट्रीटी नहीं है सर, फंस जाऊंगा, कैसे बताऊं। ने कहा कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करो, बताओ तो सही, फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे देंगे, ज्यादती नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। प्यार मोहब्बत से पहले इंफॉर्मेशन तो निकलवाएं हम। बात समझ आ रही है। तो लॉ किस चीज पे फोकस करेगा, कंप्लाइंस पे। लॉ बोलता है पहले आप फॉरेन सोर्स इनकम है कितनी, बताओ तो सही, टैक्सेबल है बताओ। और लॉजिकल बात भी है ना, अगर आपने साल के ज्यादातर हिस्से पाकिस्तान का नमक खाया है, तो इस गवर्नमेंट का, इस होमलैंड का ये हक बनता है कि वह आपसे पूछे कि आपने जितने पैसे कमाए हैं वो कहां से कमाए हैं, बताओ सही। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने इसी मुल्क को खोद के यहीं से पैसे कमाए और ना इस पे टैक्स दिया, पैसे भी बाहर ले गए, इकोनॉमी भी डाउन कर दी, टैक्स भी नहीं दिया, अय्याशी भी चल रही है, बेचारे पीछे पिस रहे हैं महंगाई की तो चक्की के अंदर। भाई जिसने ब्लैक मनी कमाया और पैसे उठा उठा के बाहर ले गया, हमारी इकोनॉमी में से पैसा कम हो गया ना। इन शॉर्ट पैसा कम हो गया ना हमारी। अब वो डॉलर की फॉर्म में बाहर ले गया, पाउंड की फॉर्म में बाहर ले गया, फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में बाहर ले गया, आपके डॉलर पर इंपैक्ट आएगा, आपके कर्जे महंगे हो जाएंगे। तो ये तो एक सर्कुलर इफेक्ट है ना। इकोनॉमी पढ़ी है ना आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो ना आप लोग। तो ये सारी के सारी चीजें इफेक्ट होंगी, इन्फ्लेशन इफेक्ट होगा, करेंसीज के ऊपर फर्क आएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। ये पैसा जो लोग बाहर ले जाते हैं, वो कहते हैं ना लोग, जब भी हर दफा हर साल जब भी बजट आता है, इकोनॉमी पे शोर मचता है, एक जुमला बड़ा मशहूर चलता है ना कि अगर ये जरदारी, नवाज शरीफ, इनके सारे एसेट्स ये जो बाहर पड़े हुए हैं ये सारे पाकिस्तान में ले हैं, सारे कर्जे पे हो जाएंगे। ये अगर सारे एसेट्स, ये सारा पैसा डॉलर की फॉर्म में अगर पाकिस्तान आ जाए तो डॉलर की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, बोलते हैं ना लोग। तो जब हमारा पैसा बाहर चले गया तो पूरी इकोनॉमी भी तो सफर कर रही ना। तो लॉ हमेशा कंप्लायंस पे मबनी होगा। लॉ की कोशिश ये होगी कि वो इन मैल प्रैक्टिसेस को क्या करे, एलिमिनेट करे, इन 2 नंबरियों को क्या करे, पकड़े। इसीलिए आपको शुरू में तो लगा कि नाइंसाफी हो रही है ये, लेकिन अब जब मैंने आपको बताया कि इसके पीछे रैशनल क्या है, तो आप बोलोगे हाँ सर बात सही है। A resident person should be taxable for his world over income. Should be taxable for his world over income. कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बात समझ आ गई सबको? गुड जी। तो इस बैंक में हम अकाउंट बनाते हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं होती बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन, तो पता नहीं, मेरा है नहीं भाई। तो जैसा आपने बोला कि अगर दुबई भेज दिया पैसा तो उसका भी तो कुछ रिकॉर्ड होगा ना सर, क्योंकि हम खरीद भी तो रहे हैं प्रॉपर्टीज और सब कुछ, तो वो भी हमारे नाम पे आ रही है। किसके पास होगा रिकॉर्ड? दुबई। तो दुबई वाला अभी बताएगा। सर हमने प्रॉपर्टीज खरीदी, वो
हमारे नाम पे नहीं चाहिए फिर एफबीआई को तो कैसे पता चलेगा? एफबी वो तो देखो जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी तब पता लगेगा ना, आसानी से तो नहीं पता लगेगा। स्विस बैंक के अकाउंट में स्विस बैंक की गवर्नमेंट नाम पता लग जाएगा। फिर मतलब यहां पर हमारा जो रेजिडेंट है उसकी गर्दन पकड़ के उससे रिकॉर्ड निकलवाना आसान है कि गवर्नमेंट के पास जाके उससे रिकॉर्ड निकलवाना आसान है? किससे रिकॉर्ड निकलवाना आसान है? हम लॉ किस पे लगाएंगे? अपने रेजिडेंट पे लगाएंगे ना। मतलब ये छुपा सकते हैं? भाई छुपाते वाले तो छुपाते हैं, लेकिन जो वो छुपाने वाले जब छुपाते हैं, जब पता लगता है तो उन पे फर्द जुर्म भी आयद होता है कि तुमने लॉ की नॉन कंप्लायंस की है। तुम्हें नहीं छुपाना था भाई, तुमने क्यों छुपाया? तुमने बताया क्यों नहीं? तुम तो रेजिडेंट थे, तुमने क्यों छुपाया? अब पेनल्टी दो, सरचार्ज दो, ये दो वो दो, तमाशे बहुत सारे। और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल किसी का? गर्मी हो रही है, सब लोगों को हो रही है गर्मी? मुझे हो रही है, सिर्फ हो रही है सबको ना? तो ज़रा एक ऐसी रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी जैसी क्लास ख़त्म हो तो आप लोग सब ज़रा जाके मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लें कि ये भी बंद है, ठीक है? तो थोड़ी सी ज़रा सफोकेशन हो रही है, तो क्लास के बाद जाके ज़रा ज़रूर रिक्वेस्ट कर लें सब लोग एक साथ, ठीक है? कि इस मसले को प्लीज़ हल कर दें, और हर क्लास के बाद एक रिमाइंडर करवा दें हम, तो इंशाल्लाह हो जाएंगी चीज़ें फास्ट पेस पे। जी वो जो आप जो है अभी एग्जांपल देते कि जो जितने भी सारे जो एसेट्स वगैरह है वो सारे मतलब एफबीआर के पास रजिस्टर्ड हो गए, बाकी एसेट्स की समझ आ गई, तो जो आपने घर की जो एग्जांपल थी वो समझ लिया है, वो मतलब कैसे रजिस्टर होता है? वो कैसे रजिस्टर होता है एफबीआर के पास? कोई घर खरीदता है तो एफबीआर को कैसे पता लगता है? कोई गाड़ी खरीदता है तो एफबीआर को कैसे पता लगती है? घर खरीदते हैं तो वो रजिस्टर नहीं होता तुम्हारे ख्याल में? मतलब आपने जो गाड़ी वगैरह की जो एग्जांपल, गाड़ी रजिस्टर होती है, घर रजिस्टर नहीं होता। तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना भाई। अब एक सवाल मेरा भी है भाई, गाड़ी एक्साइज वाले के पास रजिस्टर होती है, बाइक एक्साइज वाले के पास रजिस्टर होती है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है यार, प्रॉपर्टी भी रजिस्टर होती है ना। मतलब ऐसे थोड़ी है मैं किसी की प्रॉपर्टी में चले जाऊँ, मेरा घर है ये, रजिस्टर होता है ना यार। तुम लोग कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? हाँ भाई, गोल्ड नहीं होता रजिस्टर। अच्छा मेरी बात सुन लो, ये बातें हम आगे करेंगे। आप लोगों के दिमागों में काफ़ी सारे खुराफाती चीज़ें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें हम लोग करते हैं। अब किसी ने बोला सर पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो गोल्ड लेके रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, गोल्ड लेके रख लिया आपने, बहुत सारा गोल्ड ले लिया आपने, अब क्या करोगे गोल्ड का? नेक्स्ट स्टेप, बढ़ गई वैल्यू, क्या करोगे? अरे मेरी जान बहुत बढ़ गई वैल्यू, अब क्या करेंगे? जरूरत है अब सर गोल्ड को हमने चाय में भुगो के खा लिया, बेचेंगे। आए लाइन पे आए। अब अगला स्टेप, बेच के क्या करोगे? यूज करोगे, कैश आ गया। अब बेच के कैश आ गया, अब कैश का क्या करोगे? सर कैश के ऊपर हम प्लेट रख के, गिरेगा दस्तरखान बना के, कैश के ऊपर हम खाना खाएंगे। कैश को इस्तेमाल करोगे ना मेरा बच्चा? नहीं, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। अच्छा है आपका थॉट प्रोसेस चला रहा हूं मैं, गुड। कैश को इस्तेमाल करोगे ना? अब आपने कैश को इस्तेमाल किया, कैश को इस्तेमाल करोगे, अब वहीं पे आके खड़े हो गए हम, पैसे तो तुमने बढ़ा लिए। देखो मतलब ऐसे हंसो कि वो सारे बच्चे तुम्हारी हंसी पे ना हंसें भाई। हंसना हमने, मुस्कुराना है, कह के नहीं लगाना है हमने भाई, कह के नहीं लगाना है, ठीक है? कुछ चीज़ों का हम थोड़ा सा एहतियात करें। अच्छा अब वो जो कैश है, अब वो कैश से क्या करोगे? गाड़ी खरीदोगे, दिल में आ रहा है ना, अब गाड़ी खरीदने का दिल में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब वही आ गए, वहीं पे आ गए, गाड़ी क्या होगी फिर? रजिस्टर होगी। घर खरीदना है, क्या होगा? वो रजिस्टर होगा। जी बेटा, क्या एफबीआर में जाके जेवरात चढ़ाएगा उनके ऊपर? हैं, हार पहन लो, चेयरमैन एफबीआर, कैश नहीं है मेरे पास। देखो नहीं, ऐसे में कभी कभी मैं मजाक इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जहन में रहे। इसका मतलब
ओ भाई तू कितना हंसेगा भाई, एक दफा बता दे मुझे। हर बच्चा सवाल पूछते हुए तुझसे खौफ खा रहा है कि मेरे सवाल पे ये ना हंस जाए मॉन्स्टर। बच्चा मुझसे नहीं डर रहा, तुझसे डर रहा है कि मेरे सवाल के ऊपर ये हंस जाएगा। भाई ये क्लास के बाद तुम लोग निमट लेना इससे, समझ रहे हो ना, घेर लेना इसको। हाँ क्या बोल रहे थे मेरे बच्चा? भाई गोल्ड है ना आपके पास, देखो कोई भी एसेट होने का मना नहीं है। लॉ ये थोड़ी बोल रहा है कि आप गोल्ड मत खरीदो। असल में तुम्हारा दिमाग, तुम लोगों का सबका दिमाग इस चक्कर में चलना शुरू हो गया कैसे टैक्स वाले से हम पैसा बचाएं, टैक्स की चोरी करें और गोल्ड खरीद लें। टैक्स वाला बोल रहे टैक्स की चोरी करके गोल्ड ना खरीद, तूने 4 करोड़ कमाए हैं उसमें से 1 करोड़ पहले टैक्स दे दे, बाकी बचे 3 करोड़ उससे गोल्ड खरीद ले। माना थोड़ी गोल्ड खरीदना मना नहीं है। टैक्स के पैसे चोरी करना, टैक्स के पैसे छुपा लेना और उससे गोल्ड खरीदना, ये मना। आपको अगर टैक्स ही पे करना है तो वो जिस कैश से आपने गोल्ड खरीदा उस कैश से पहले टैक्स पे कर देते। पहले कैश से तू गोल्ड खरीदेगा, गोल्ड को फिर बेचेगा, फिर कैश लाएगा, फिर उससे टैक्स पे करेगा। क्यों करेगा ऐसा तू? और कोई सवाल किसी के दिमाग में, खुराफाती दिमाग में? हाँ सर, जैसे स्कूल और कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर पार्टनरशिप्स होती हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट बिल्कुल लो शो करते हैं और अपना सैलरी के तौर पे इनकम डिवाइड करते हैं। आगे सारी बातें आएंगी मेरे बच्चा, जब तुम्हें पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर पता लगेगा तो फ्री में बात करूंगा ना, अभी बात करने का फायदा नहीं है। टैक्स के बारे में पूछ रहे थे कि इसमें मतलब ये इंक्लूड देते हैं अगर सैलरी बांट लेते हैं उससे। ये मैंने आपको इसीलिए, बेटा प्लीज सवाल जो बच्चा पूछ रहा है आप सुनोगे, कहीं आपके दिमाग में वही सवाल आएगा मैं जवाब नहीं दूंगा दोबारा। एक का जवाब दे दिया दोबारा नहीं जवाब दूंगा आपको। मैं इसीलिए आपका सवाल डेफर कर रहा हूं कि पार्टनर जो सैलरी लेता है लॉ के हिसाब से वो सैलरी नहीं होती। तो जब आपने अभी पार्टनरशिप की टैक्सेशन पढ़ी नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। जितनी बातें समझाई है वो समझ आ गई हैं? जी बेटा, ये आई सेक्शन 39 में आएगा, गिफ्ट टू रिलेटिव के अंदर। गोल्ड कैपिटल एसेट है, पहले उसका डिस्कशन कैपिटल गेन में आएगा, तबीयत से, इतना तबीयत से आएगा कि आप लोगों को ख्वाब में भी गोल्ड और नेकलेस नजर आएगा। फिर सेक्शन 39 के अंदर गिफ्ट का प्रोविजन आएगा कि गिफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, गिफ्ट लेने का क्या होता है, गिफ्ट देने का क्या होता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। इतना खेलोगे आप लोग कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो आगे आएगा मैं अभी उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड नॉन टैक्सेबल होता है, कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड नॉन टैक्सेबल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कोई बेचने पे टैक्स लगेगा ही लगेगा। जी बेटा, अभी देखो इतनी टेक्निकल बातों के टेक्निकल जवाब देने पड़ेंगे, वो कभी अलग से बात करेंगे हम। जो भी आप भाई जिस भी तरह से बिटकॉइन यहाँ तो आप खरीद नहीं सकते, आपको पहले पैसा बाहर इलीगल भेजना पड़ेगा फिर बिटकॉइन खरीदोगे। तो पहले तो आपको बाहर इलीगल पैसा भेजना पड़ेगा, उसके लिए आपको टैक्स चोरी करनी पड़ेगी। तुम लोगों का दिमाग टैक्स चोरी पर ही क्यों चल रहा है आज? क्यों चल रहा है? इतनी टैक्स चोरी करनी क्यों है? जरूरतें पूरी करनी होती आज से ही हमने नियत कर लिया था टैक्स चोरी करनी है। एक बंदा बोल रहा है सर 4 करोड़ का डायमंड और गोल्ड को दुबई जाकर सेल कर देंगे। ये सारे खुराफाती लोग मेरी क्लास में आ गए क्या? फिर मैं बता रहा हूँ क्लास के बाद अगर तुम लोग इसके पीछे पड़ के इसका रिकॉर्ड नहीं लगाओगे ना, ये दुरुस्त सही नहीं होगा। ये अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। इसका नाम मैंने रख दिया आज से मॉन्स्टर। अच्छा भाई, अब बड़े 3 इंटरेस्टिंग, टाइम कितनी जल्दी भागता है यार। अच्छा शुक्र ये घड़ी है ना, ये मिसलीडिंग घड़ी है। पिछले भी पूरे बैच में मुझे मिसलीड करती रही ये घड़ी। अच्छा भाई को प्लीज कोशिश करेंगे ये पेज नंबर 6 हमें आज कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एफएसआई। बहुत चीजें पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा सब्र तो करो, आप लोगों के दिमाग में बहुत सवाल आएंगे, उनके जवाब भी आपको सबके मिलेंगे इंशाल्लाह। स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं बच्चों को, बहुत मजा आता है।
और लोग इस पे बात नहीं करते, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। अभी लास्ट वीक एक मेरा सेशन था स्टेट बैंक में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को प्रमोट करने के लिए स्टेट बैंक ने सेशंस रखे हैं स्टेट बैंक में। एक तो लास्ट वीक था, उसमें यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, IBA के, काश यूनिवर्सिटी के। बड़ा मज़ेदार सेशन रहा। वो पता है कि वैसे तो स्पीकर्स होते हैं वो अपना अपना टॉपिक कंप्लीट करके चले जाते हैं, लेकिन अब चूँकि हमारा तो काम ही पढ़ना पढ़ाना है, पैशन है, टैक्स, तो वो बच्चे भाई बड़े एक्साइटेड हो गए ना, ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा। ये परसों कल एक सेशन है, कल कंपनीज़ के ओनर्स के लिए। लास्ट वीक जो था वो स्टूडेंट्स के लिए था, स्टेट बैंक ने कंडक्ट किया था। अभी ये जो SME के जो ओनर्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड, टैक्स रिजीम से रिलेटेड, उनकी अवेयरनेस के सेशंस रखे हैं। तो लोग बड़ा इसको इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, इंटरेस्ट लेके ये नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। 4 लोगों में बैठते हो, आप बात करते हो, आपकी इज्जत वैसी बढ़ जाती है। मैं इसीलिए इनकरेज करता हूँ बच्चों को। दिमाग में बहुत सवाल होते हैं, सर ये बेचेंगे तो क्या होगा, ये बेचेंगे तो क्या होगा, गेन आएगा, कैसे टैक्स होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी, और अगर कोई चीज़ नहीं आती, आपको पूछना है तो हम बैठे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है? अच्छा भाई, स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम, ज़रा गौर से देखिएगा इसको। ये बड़े इंटरेस्टिंग 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस के ऊपर 30 सवाल हैं आगे। अगर ये 3 केसेस आपको अच्छे से समझ आएंगे तो आगे के सारे सवाल आप लोग खुद कर लेंगे, और अगर ये 3 केसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम है। पहला केस, FSI of short term resident, foreign source income of short term। एक उसूल तो हमने पढ़ लिया कि जो रेजिडेंट पर्सन होगा, कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन होगा, उसकी वर्ल्ड ओवर इनकम पर क्या लगेगा, टैक्स। और वर्ल्ड ओवर इनकम से मुराद क्या होती है, PSI प्लस FSI, PSI प्लस FSI। PSI पर भी पाकिस्तान में टैक्स लगेगा, FSI पर भी पाकिस्तान में टैक्स लगेगा। तो हमने कहा सर क्या उससे बचने का कोई रास्ता है कि FSI पे टैक्स ना लगे? क्या उससे बचने का कोई रास्ता है कि रेजिडेंट की FSI पे टैक्स ना लगे? क्या रास्ता है, क्या रास्ता है? टैक्स ट्रीटी है तो सही बता दो, सही बना। एक रास्ता तो क्या है कि क्या हो, 2 मुल्कों के दरमियान टैक्स ट्रीटी हो। अगर 2 मुल्कों के दरमियान टैक्स ट्रीटी है तो FSI पर डबल टैक्स नहीं लगेगा, आइडियली नहीं लगेगा। ठीक होगी बात? लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी ना हो, तो क्या FSI के ऊपर डबल टैक्स लग जाएगा? जी लग जाएगा। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें FSI पर टैक्स नहीं लगेगा। हम नहीं लगाना चाहते, हम उन केसेस में बेनिफिट देना चाहते हैं। जेन्युइन केसेस हैं, लॉजिकल केसेस हैं, और हम उन केसेस में बेनिफिट देना चाहते हैं। अब हम वो केसेस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये वो केसेस हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वो केसेस हैं जहां बंदा रेजिडेंट भी होगा, उसकी FSI भी आएगी, लेकिन वो टैक्स नहीं होगी, टैक्स ट्रीटी नहीं है, फिर भी वो टैक्स नहीं होगी। ये स्पेशल केसेस हैं। इसका मतलब एग्जाम में ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए कि FSI आ रही है, टैक्स ट्रीटी भी नहीं है, लेकिन बचाने के लिए क्या आ जाएगा, स्पेशल केस आ जाएगा। हमने बोला सर FSI को बचाने के लिए TT को भेजें, TT बचा ले FSI की टैक्सेशन, वरना FBR वाला जंगल में शिकार करने के लिए निकला हुआ है, FSI को शिकार कर लेगा और उसके ऊपर टैक्स ले लेगा। तो हमने कहा कि सर भेजें, TT को भेजें ताकि वो FSI को बचा सके, वरना FBR शिकार कर लेगा। हमने कहा लेकिन टैक्स ट्रीटी उसको ना बचा सकी, टैक्स ट्रीटी उस FSI को टैक्सेशन से ना बचा सकी। तो हमने कहा अब दूसरे साथी को भेजें मदद करने के लिए, स्पेशल केस को भेजें, शायद ये मदद कर ले, शायद इसकी मदद से FSI बच जाए, शायद इसकी मदद से FSI बच जाए। बात समझ आ रही है? छोटे थे ना, कार्टून आता था, पता नहीं तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं देखा, PTV पर आता था, कैप्टन प्लैनेट।
कैप्टन प्लैनेट आता था, जब हम छोटे थे तब आता था, तुम लोग नहीं हुए होगे पैदा भाई। कैप्टन प्लैनेट में क्या होता था, मल्टीपल, कैप्टन प्लैनेट की एक टीम होती थी, उसमें मल्टीपल लोग होते थे, उनकी स्पेशल पावर्स होती थी। कभी कोई मुसीबत में फंस गया, कोई परेशानी में फंस गया, कभी कोई एक बंदा अपनी स्पेशल पावर्स इस्तेमाल करके उस दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, कभी दूसरा बचाने की कोशिश कर रहा है। देखा है? नहीं देखा? अर्तुगरुल गाजी किसने देखा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही काम करना। नहीं देखा? वाकई में 7 8 9 लोगों ने देखा है सिर्फ। सीए कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता। पहले देखा था तो याद भी नहीं है, तो याद भी नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे सीरियल्स होते हैं कि एक बचाने गया वो नहीं बचा सका। मूवीज़ में भी तो ऐसा होता है ना, एक बचाने गया वो नहीं बचा सका, फिर दूसरा आया बचाने के लिए, फिर वो भी नहीं बचा सका, फिर तीसरे आखिर में एक असल हीरो आ जाता है बचाने के लिए, फिर वो बचा ही लेता है। चाहिए तो यहाँ पर भी ऐसा ही समझो, फॉरेन सोर्स इनकम है रेजिडेंट की, फॉरेन सोर्स इनकम है रेजिडेंट की, वो टैक्सेबल होने लगी है। अब हम चाह रहे हैं कि वो बच जाए, सर वो बच जाए, टैक्सेबल होने से बच जाए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लग गया है, यहाँ पे भी आप टैक्स कर लोगे, डबल डबल टैक्स हो जाएगी, बेचारा टैक्स पेयर तो मर जाएगा टैक्स के बोझ तले। उसको बचाओ। अच्छा कैसे बचाओ? पहले टैक्स ट्रीटी को भेजो, वो इसकी मदद करेगा, और टैक्स ट्रीटी की मदद से, टैक्स ट्रीटी की बरकत से एफएसआई टैक्स होने से बच जाएगी। एफएसआई पाकिस्तान में दोबारा टैक्स होने से बच जाएगी। लेकिन सर एफएसआई मदद नहीं कर, वो टैक्स ट्रीटी मदद नहीं कर सक रही, टैक्स ट्रीटी तो है ही नहीं। हमने कहा अब हम किसकी मदद लेंगे? अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई स्पेशल केस एप्लीकेबल है या नहीं है। आओ पहला केस, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये अप्लाई किस पे होता है। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? ये अप्लाई किस पे होगा। सर क्या ये हर किसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी एग्जेम्पशन? हमने कहा नहीं, नहीं, गौर से देखेंगे, ये अप्लाई होगी इंडिविजुअल पर। किस पर? इंडिविजुअल पर, जो कि कौन होगा? जाहिर सी बात है रेजिडेंट होगा। अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या हमें फिक्र करने की जरूरत है उसकी? अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो हमें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी एफएसआई टैक्सेबल होगी ही नहीं। सर हमें तो फिक्र करने की जरूरत ही किसके लिए है? तो ये वाली जो एग्जेम्पशन है, ये वाला जो स्पेशल केस है, वो अप्लाई किस पे होगा? और कौन से इंडिविजुअल पर? अगर इधर इंडिविजुअल की जगह किसी ने पर्सन लिख दिया, ये लॉ है मेरे बच्चे, ये मजाक नहीं है। जहां पर्सन लिखा हुआ है उधर इंडिविजुअल नहीं आएगा, जिधर इंडिविजुअल लिखा हुआ है उधर पर्सन नहीं आएगा। जो लॉ इंडिविजुअल के लिए, वो इंडिविजुअल के लिए, वो पर्सन के लिए नहीं है। जो पर्सन के लिए है वो पर्सन के लिए है, उसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, कंपनी भी शामिल है, भी शामिल है। क्या बात समझ आ रही है? ये किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल पर, और जो कि हो भी क्या? अच्छा रेजिडेंट पर। रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट हो solely for the reason of employment। रेजिडेंट सिर्फ किस वजह से हो? रेजिडेंट ओनली बाय द रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड his physical stay in Pakistan does not exceed 3 years। और उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में कितने साल से ज्यादा ना हो? 3 साल से ज्यादा ना हो। अगर किसी में ये सारी खुसूसियात पाई जाएंगी तो हम उसे कहेंगे कि ये है शॉर्ट टर्म। वो इंडिविजुअल भी हो, रेजिडेंट भी हो, और रेजिडेंट भी सिर्फ मेन किस वजह से हो? रीजन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और उसका जो फिजिकल स्टे है पाकिस्तान में वो कितने साल से ज्यादा ना हो। अगर ये सारी खुसूसियात किसी में पाई जा रही हैं तो हम उसको बोलेंगे ये कौन है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। और ऐसा जो भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा, ऐसा जो भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा जिसने ये सारी खुसूसियात फुलफिल कर ली हैं, तो हमने कहा कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, दिस एग्जेम्पशन विल नॉट अप्लाई FSI brought received in Pakistan business established in पाकिस्तान। गौर से देखना मेरी बात को, सुनना। वेरी इंटरेस्टिंग केस, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एक कंपनी ABC टेक्सटाइल्स कंपनी, ABC टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इस ABC टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जर्मनी से बहुत बड़ी मशीनरी इंपोर्ट करी। मिसाल के तौर पर जर्मनी से इसने 100 मिलियन की मशीनरी इंपोर्ट कर ली, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन। अब इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन के ऊपर कपड़ा प्रिंट होगा, एम्ब्रॉयडरी होगी और चीज़ें होंगी। ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीनरी पाकिस्तान में आज से पहले नहीं थी। तो क्या इसको चलाने वाले लोग होंगे यहाँ पे? यस। तो जब मशीनरी नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसको चलाने वाले लोग भी नहीं होंगे। अब इस कंपनी ने ये मशीनरी इंपोर्ट करी तो इसको बंदों की ज़रूरत पड़ेगी जो इस मशीन को हैंडल करें, इसको चलाएं, यहाँ पर हमारे लोगों को सिखाएं। क्या ख्याल है? तो इसने ये मशीन भी ख़रीदी और साथ में इसने जर्मनी से किसी बंदे को भी हायर कर लिया, एम्प्लॉई हायर्ड फ्रॉम जर्मनी। और ये एम्प्लॉई जो उसने हायर किया वो इसलिए किया ताकि वो मशीन को टेक्निकली यूज़ भी करे, मशीन को मैनेज भी करे, यहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे। हमने उसको 3 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया, मुंह मांगे दामों पे, जितने उसने बोले हमने उतने पैसों के ऊपर उसको रख लिया, एम्प्लॉई हायर कर लिया। और हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम हमारे पास एम्प्लॉई रहोगे 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। सर कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब से हुआ है? हमने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 1 फ़रवरी से, 2 साल तक, और ये ख़त्म होगा 31 जनवरी 26। 31 जनवरी, 1 फरवरी से शुरू हुआ है, 31 जनवरी लिखना था मैंने। 31 जनवरी 2026 पर ये एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो बेचारे को हमने मिन्नत समाजत करके हम लेकर आए, हमारी मदद कर, मशीन चलाना हमको नहीं आती, ठीक है, तो तुम आओ मदद करो हमारी। तो वो बेचारा आ गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर लिया। तो क्या ख्याल है, जब वो पाकिस्तान आएगा 2 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, 2.5 साल के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, तो क्या फिर वो फिजिकली यहाँ रहेगा? जी रहेगा। जब फिजिकली यहाँ रहेगा तो वो रेजिडेंट भी बन जाएगा। जब वो रेजिडेंट बन जाएगा तो लॉ बोलता है कि वो PSI पे भी टैक्स देगा, FSI पे भी टैक्स देगा। तो अब तुम सोचो उसको 1 साल हो जाए, रेजिडेंट हो जाए वो, और फिर टैक्स वाला उसके पास जाए और उसको बोले कि भैया ज़रा बताओ तुम्हारी जर्मनी में कितनी कितनी FSI है, ज़रा उसकी इन्फॉर्मेशन दो। भाई क्यों दूँ मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन? भाई इसलिए क्योंकि आप तो रेजिडेंट हो, आपको 183 दिन से ज़्यादा हो गए, तो अब पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पे भी आप हमें टैक्स दो, और कौन सी वाली पे भी टैक्स दो, फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स दो। तो क्या ख्याल है, वो छोड़ के नहीं भाग जाएगा? वो बोलेगा हराम खोर, ये लोग मुझे धोखा देकर यहाँ पर लेकर आए, एक तो मुझसे काम कराते हैं
और ऊपर से फिर मेरी जर्मनी में और कौन सी इनकम है वो भी पूछते हैं, और वो बोलते हैं उस पर भी टैक्स दो पाकिस्तान में। बोला मैं इनको सिखा ही नहीं रहा मशीन चलानी कैसे, भाड़ में जाएं। क्योंकि हमने कहा सर वो तो मेहमान है, उसको तो हम रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान में आने के लिए वैसे को तैयार नहीं है, बेचारा इतनी मुश्किल से आया है, उसको हमने डबल पैसे दिए। और जैसे ही वो आया हम उसको बोल रहे हैं कि जरा ये बताओ तुम्हारी जर्मनी में कितनी रेंटल इनकम आती है, तुम बेगम को खर्ची कितनी देते हो वो बताओ, वहां पर तुम सूदी इनकम कितनी कमाते हो वो बताओ, क्योंकि तुम रेजिडेंट हो गए हो। बोले भाई मैं रेजिडेंट कैसे हो गया यहाँ पे? हमने बोला टेंशन नहीं लो, रेजिडेंट का रूल अलग होता है, उसमें तो नंबर ऑफ डेज देखे जाते हैं। भले तुम्हारा पासपोर्ट जर्मन पासपोर्ट है, भले तुम जर्मन नेशनल हो, लेकिन डेज तुम्हें कितने हो गए यहाँ पे? 183। क्या ख्याल है? ये 1 फरवरी को आया है यहाँ पे, मान लिया मैंने, लेकिन जो टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई 24 से 30 जून 25, तो क्या ये पूरा टैक्स ईयर क्या ये पाकिस्तान में होगा? जब पूरा टैक्स ईयर पाकिस्तान में होगा तो क्या ये रेजिडेंट बन गया? जब ये रेजिडेंट बन गया तो फिर हम इससे इसकी FSI का भी सवाल करेंगे ना, करेंगे। लेकिन इस सेक्शन ने इसको छूट दे दी, इस सेक्शन ने इसको रिलीफ दे दिया। ये सेक्शन क्या कहता है? अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि कौन है? रेजिडेंट, और वो रेजिडेंट है सोली किस रीजन की वजह से? सोली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोले एक तो हम पे एहसान कर रहा है वो, उसके बाद हम उससे फिर उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं फॉरेन सोर्स इनकम बताओ अपनी। और लेकिन एक कंडीशन है कि उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में कितना होना चाहिए? 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल से ज्यादा होगा तो फिर ये सेक्शन उसको बचा, फिर ये सेक्शन उसकी FSI को टैक्सेबिलिटी से बचा नहीं सकेगा, फिर ये सेक्शन उसकी FSI को टैक्सेबिलिटी से बचा नहीं सकेगा। ठीक है, लेकिन सर उसकी FSI टैक्सेबिलिटी से नहीं बचेगी अगर तो वो फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में रिसीव कर लेगा। मिसाल के तौर पर उसने अपनी बेगम को फ़ोन करके बोला जो रेंट रिसीव हुआ है ना उसमें से आधा रेंट मुझे पाकिस्तान में भेज दो, खर्चा कम पड़ रहा है। तो वहाँ से उसने अपनी रेंटल इनकम पाकिस्तान में मंगवा ली, रिसीव कर ली। तो अब जितने पैसे उसने रिसीव कर लिए वो उसको पाकिस्तान में उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत से बाहर के लोग काम करने के लिए आते हैं। अब आप कहेंगे सर बाहर के लोग काम करने के लिए कहाँ आते हैं? हमारे बाहर जाते हैं काम करने के लिए। आपने उल्टा बोल दिया, हमारे यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, तो बाहर से पूरी दुनिया में से लोग इंटरेस्टेड थोड़ी है पाकिस्तान में आके काम करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे नहीं नजर आएंगे तो थोड़े बहुत तो नजर आ ही जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जब आप जाएंगे जहाँ डैम बन रहे हैं, जो नारायण के पास डैम बन रहा है, ठीक है, इसी तरह आप जब नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास से गुजरते हैं, जब आप लोग कश्मीर घूमने फिरने जाते हैं, गए होंगे आप लोग कश्मीर, गए होंगे जो लोग गए हैं, तो जब वो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास से गुजरते हैं तो उनको बहुत सारे चाइनीज़ नज़र आएंगे। जब वो कागान से नारायण की तरफ जा रहे होंगे तो बीच में पूरा सूखी किनारी डैम बनाया है, तो उनको बीच में रास्ते में बहुत सारे चाइनीज़ नज़र आते हैं। चाइनीज़ की पूरी कॉलोनीज़ हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स की पूरी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे। लाइन से आपको वीगो खड़ी भी नज़र आएंगी सबकी, वो चाइनीज़ इंजीनियर्स की हैं, तो वो आपको खड़ी भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब वो चाइनीज़ इंजीनियर्स यहाँ पर क्या होंगे? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। क्या ख्याल है? या तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, या तो चाइना ने उनको मुफ्त में भेजा है, जो भी फ्री में भेजा है, जो भी उनका कोऑर्डिनेशन है, या हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया हो। तो अगर उनको हायर किया है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर, और अगर उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने साल तक का है, अप टू 3 years है, तो फिर उनकी फॉरेन सोर्स इनकम से रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे इतनी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके उनके पैर पड़ के हम उनको यहाँ पे काम करने के लिए लेकर आए हैं। उनसे उनकी फॉरेन सोर्स इनकम का, खुफिया इनकम का सवाल करेंगे जो चाइना में कमा रहे हैं वो लोग, तो भाग जाएंगे, बोलेंगे ये कैसे लोग हैं यार, एक तो हम इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं, इनके पास इंजीनियर नहीं है, इनकी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये हमसे हमारी चाइना की इनकम का सवाल कर रहे हैं कि हम चाइना में कितना कमा रहे हैं। भूखे रंगे लोग, हर चीज़ पे इनको टैक्स चाहिए, हर चीज़ पे इनको टैक्स चाहिए, इनके लोग दे नहीं रहे, हमसे टैक्स चाहिए। तो हमने कहा ये माइंड कर सकते हैं, ये अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं ये लोग, इनको हम तंग ना करें तो अच्छा है। लेकिन हमने कहा कि अगर ये फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में रिसीव कर लेंगे तो फिर हमारी नीयत खराब हो जाएगी।
हम बोलेंगे भैया तुम अपने पैसे बाहर रखते तो ठीक था, माफी थी तुमको, लेकिन अब तुम यहाँ ले आए हो हमारे सामने, सामने मिठाई होगी तो बंदा खाएगा नहीं खाएगा? अब इस पर टैक्स दो। आर यू गेटिंग दिस? अब इस सेक्शन को एक दफा फिर से पढ़ लें। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, मैं बुक में पढ़ रहा हूँ सर, सब रीड देखेंगे और याद करेंगे इसको, अपनी अंग्रेजी में, गंदी अंग्रेजी में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। An individual shall be exempt in respect of his foreign source income. Individual exempt हो जाएगा, उसकी FSI से related exempt हो जाएगा, यानी उसकी FSI के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। कौन सी FSI पर? Which is not brought received in Pakistan, जो पाकिस्तान में रिसीव नहीं की उसने। If he is resident only by reason of his employment, अगर वो यहाँ पर रेजिडेंट है सिर्फ और सिर्फ किस रीजन की वजह से, and he is present in Pakistan for not exceeding 3 years. This section shall not apply, A को 2 मिनट छोड़ो, B देख लो। This section shall not apply to any foreign source income brought or received in Pakistan by the person being an individual. यहाँ तक की बातें सबको समझ आ गई? एक मसला क्या होता है अभी से बता रहा हूँ, और ये मसला आप लोग करोगे, ये भी अभी से बता रहा हूँ। ऐसा हर बैच में कोई ना कोई ज़रूर होता है जो मेरी बात को ठीक प्रूफ करता है। मैं कहता हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये बच्चे गलती करते हैं, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपके ही बैच में से कोई नमूना ये गलती ज़रूर करेगा और मेरी बात को सही साबित करेगा कि सर आप ठीक कहते हैं, सर आपकी बात को ठीक साबित करने के लिए गलती करी है हमने। फर्ज ऐन समझ के गलती करेगा कोई बच्चा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सुन लो, ये जो लिखा हुआ है ना FSI ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, इस पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी, इस पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। ये वाली बात केस नंबर 1 में लिखी हुई है सिर्फ। देखो यहाँ 3 केसेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और जो तीसरा है तीसरे में भी 2 हैं। तो मैं अगर बात करूं तो इस पेज के ऊपर 4 केसेस लिखे हैं। कितने लिखे हैं? पहला FSI ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, दूसरा FSI ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, तीसरा फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। 3 है, और तीसरे में भी एक और है, तीसरे में 2 हैं, यूं समझ लो। तो मोटे मोटे ये 3 है। ये वाली बात सिर्फ किसके साथ लिखी हुई है? ये वाली बात सिर्फ पहले वाले के साथ लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग इसको फर्ज़-ऐन समझोगे, इसको दूसरे वाले के साथ भी चिपका दोगे, तीसरे वाले के साथ भी चिपका दोगे इसको। इतने बेवकूफ हो आप लोग। लिखी हुई है एक जगह, दूसरी जगह ऑटोमेटिक लिख दोगे इसको। सर वो गलती से आप भूल गए ना, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ भी होगी ये बात। जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उतना ही पढ़ना है, 1.5 होशियारी नहीं करनी खुद से। ये बात दूसरे वाले में नहीं है। दूसरी वाली जगह पर सेकंड वाली एग्जेम्पशन में FSI को पाकिस्तान रिसीव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पड़ता है। यहां अगर आपने FSI को पाकिस्तान में रिसीव कर लिया वो टैक्स हो जाएगी। यहां आपने FSI को पाकिस्तान में रिसीव कर लिया, उस पर एग्जेम्पशन नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ कौन से वाले में? पहले वाले में। बच्चे अपनी तरफ से दूसरे में भी इसको जोड़ देते हैं। फेल होना इतना मुश्किल थोड़ी है, सॉरी इतना आसान थोड़ी है। फेल होना बहुत मुश्किल है, फेल होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इंतहा दर्जे का हरामखोर बनना पड़ता है, इसके लिए इंतहा दर्जे की नेग्लिजेंस करनी पड़ती है, टीचर की सारी बातों को बालाए ताक रखना पड़ता है, हर बात का उल्टा करना पड़ता है, प्रैक्टिस से पूरा जी जान से जी चुराना पड़ता है, क्लास के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी सोच को दूसरी जगह के ऊपर रखना पड़ता है, तब जाके बंदा फेल होता है। फेल होना बहुत मुश्किल है, फेल होना वाकई में बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं आसान है, फेल होना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जब इतनी, जिसको मैं कहता हूं ना ग्रॉस नेग्लिजेंस करोगे, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस, फेल कौन होता है? जो ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है। ग्रॉस नेग्लिजेंस में बहुत सारी नेग्लिजेंसेस आती हैं आपकी। आप यकीन करो, हर जगह पर जहां बच्चे गलती करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, देखो ये गलती करते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं बच्चे। और हर बैच के अंदर कितने बच्चे होते हैं जो वही गलती करके मुझे दिखाते हैं, हाँ सर हम तो बेवकूफ़ थे, आपकी बात सुनी नहीं थी हमने, फिर करी हमने गलती, फिर करी हमने गलती। अब अगर बताने के बावजूद भी आप लोग ठीक नहीं करोगे तो फिर फेल होने की जिम्मेदारी तो आप पर है ना यार। ठीक है, ये बात याद रहेगी, गलती तो नहीं होगी।
देखूंगा मैं। जी बेटा, सर जो रिलेटिव अगर रेमिटेंस भेज रहा है एक रिलेटिव की रेमिटेंस की आएगी बातें बाद में बेटा, यहाँ पे वो बातें नहीं एप्लीकेबल है। यहाँ पे तो किसकी बात एप्लीकेबल है मेरा बच्चा? जो बंदा है इसकी बात कर रहा हूं, तो इसकी इनकम तो नहीं है वो, लेकिन इसको मिल रही है तो उस पे टैक्स होगा या नहीं? देखो मेरा बच्चा, बात ये है कि ये तो इसको फिर प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मेरी इनकम नहीं है। बाहर से इसके कंट्री से कोई भी इनकम आएगी वो इसी की इनकम ट्रीट होगी ना। इसके पेरेंट कंट्री से, इसके होमलैंड से जो भी इनकम आएगी वो भी इसी की इनकम ट्रीट होगी। अब या तो ये प्रूफ करेगा मैंने सामने वाली पार्टी से लोन लिया है, मेरी इनकम नहीं है ये, तो फिर वो ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा। ये चाइनीज में प्रूफ करेगा, एफबीआर वाले को इंग्लिश भी नहीं आती, सॉरी ये जर्मन था ना, ये जर्मन के अंदर प्रूफ करेगा, एफबीआर वाले को इंग्लिश भी नहीं आती, तो प्रूफ हो नहीं पाएगा। बात समझ आ रही? हाँ, ट्रांसलेटर रख के कर दे, वो एफबीआर वाले जो है ना वो नहीं समझते, वो नहीं समझेंगे। खैर, अगर बात यह है कि अगर कोई जेन्युइन केस है, कोई प्रूफ, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर कोई जेन्युइन केस है, उसके पास लॉजिकल प्रूफ है, मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो चीज़ इनकम ट्रीट नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैंने एक पॉइंट नहीं पढ़वाया था, ऑन दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त यूके में रहता है, और वो यूके में मेरा दोस्त रहता है, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ फॉर 2 years, लेस देन 3 years आऊँगा, फॉर आपने बोला हाँ सर, लेस देन 3 years की बात तो लिखी हुई है, और मेरा दोस्त है भी क्या? इंडिविजुअल। कौन है वो? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल है, पाकिस्तान आ रहा है, वो रेजिडेंट होगा, लेकिन वो आ किस पर्पस के लिए रहा है? बिजनेस करने के लिए। क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा है। वो किसके लिए आ रहा है? बिजनेस के लिए आ रहा है, सोनली फॉर बिजनेस आ रहा है, 2 साल के लिए आ रहा है, इंडिविजुअल है। क्या FSI ऑफ STR ये बेनिफिट उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ किसके लिए है? जो आ रहा है सोनली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो सोनली फॉर बिजनेस पर्पसेस आ रहा है उसको ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बंदा बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान आ रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे FSI से अमन मिल जाएगा, मुझे FSI की टैक्सीबिलिटी से अमन मिल जाएगा, मुझसे FSI की टैक्सीबिलिटी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, तो वो बेवकूफ है। क्योंकि ये एग्जेम्पशन हमने सिर्फ किसके लिए रखी है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के लिए रखी है, और उसके लिए क्या शर्त है मेरे बच्चा? एम्प्लॉयमेंट, रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात याद रहेगी आपको? अच्छा, अगला सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर कोई भी सेक्शन, उसके अंदर बहुत बारीकियां होती हैं, अभी बारीकियां चल रही हैं। एग्जामिनर आपसे कोई भी बारीकी पूछ सकता है, किसी भी हद तक पूछ सकता है। अगला सवाल, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान आ गया, नौकरी कर रहा है। चाइनीज की एग्जाम्पल ले लो, सूखी किनारी डैम बनाने के लिए चाइनीज लोग आ गए, एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया हम लोगों ने उनको, डैम शैम बनाओ भाई तुम लोग। अब उस चाइनीज ने बोला भाई मुझे नूडल्स बहुत अच्छा बनाना है, चाइनीज नूडल्स, शाम में मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, यहाँ से टूरिस्ट गुजरते हैं, उस रेस्टोरेंट के अंदर मैं सबको नूडल्स बेचूंगा। तो क्या उसने पाकिस्तान में बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया? क्या करें? हमने कहा कि सर वो तो PSI है, वो तो FSI है ही नहीं। यहाँ पर तो हम छूट किससे दे रहे हैं? FSI की टैक्सीबिलिटी से छूट दे रहे हैं। किसी भी सूरत में PSI से तो आज़ादी, PSI की टैक्सीबिलिटी से तो आज़ादी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये भले शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है लेकिन है तो, और रेजिडेंट की PSI हमेशा पाकिस्तान में टैक्सेबल होकर ही रहेगी। क्या बात समझ आती है मेरा बच्चा? वो जो बिजनेस एस्टैब्लिश है, ये जो बिजनेस एस्टैब्लिश लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है मैंने समझा दिया आपको, कि अगर कोई सोली बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए आ रहा है तो फिर उसको इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में आकर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन गया और अगर वो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है तो क्या वो कर सकता है? कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान में आया है, वो तो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए पाकिस्तान में आया है, लेकिन शाम में उसके पास टाइम है, उसने ढाबा खोल लिया, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, एक पार्ट टाइम बिजनेस खोल लिया उसने। वो पार्ट टाइम जो बिजनेस खोल लिया वो PSI है, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, यहां से जो एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम आएगी इसकी, उस पर टैक्स देगा ये? जी देगा। इतना सोच के क्या बोल रहे हो?
ये तो ऐसे कोरस में बोलना चाहिए जज्बात जुनून के साथ, जी जी सर। जो एम्प्लॉयमेंट से इनकम आएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट से इसकी इनकम आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी PSI, वो पाकिस्तान से आ रही है। सर जैसा अगर हम बाहर के अकाउंट में करें तब भी PSI कहीं के भी अकाउंट में रिसीव करो। PSI का मतलब ये नहीं होता कि आपने रिसीव कहां करी है, PSI का मतलब ये होता है आपने अर्न कहां करी है। अगर ये जर्मन इंजीनियर काम कहां कर रहा है, सर्विसेज दे कहां रहा है, अर्निंग कहां कर रहा है? पाकिस्तान में। लेकिन इसने अपने बॉस को बोला हुआ है कि मेरी सैलरी जर्मनी के अकाउंट में डालना। इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है इसकी PSI। चाहे वो उस PSI को कहीं भी रिसीव करे, PSI रहेगी। सिर्फ रिसीव दूसरे कंट्री में करने से वो PSI FSI नहीं बन जाएगी। आपने बोला कि PSI फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, फॉरेन बैंक से वो वहाँ से पैसे निकालेगा तो FSI बन जाएगी ना, बाहर से आ रहा है पैसा। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? जैसे मैं एम्प्लॉई में जर्मन मैंने अपनी बैंक में डलवा दिया पैसा, अब जब मैं पाकिस्तान दोबारा पैसा मंगवाऊँ तो FSI बन जाएगी? तो नहीं बनेगी ना मेरा बच्चा। आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम थी, ये आपने कमाई, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए PKR, 10 लाख रुपए PKR पर मंथ, ठीक है, 10 लाख रुपए PKR पर मंथ। और ये सारे के सारी जो सैलरी है, सारी के सारी जो सैलरी है, आपने ये सारी के सारी अपने बॉस को बोला, टेक्सटाइल कंपनी को बोला कि ये मेरा जर्मनी का बैंक अकाउंट है, आपने सैलरी वहां डाल ली पूरी, तो ये FSI बन जाएगी? आप उसको मंगवाएंगे? नहीं, अभी ये क्या बनेगी? ये क्या बनी? PSI के FSI? PSI के FSI? PSI होगी लेकिन बाहर क्यों PSI होगी? कमाया कहाँ है? एफर्ट्स कहाँ करी हैं? खून पसीना कहाँ बहा है इसका? मेहनत कहाँ करी है? भले कहीं भी रिसीव हुआ है, होगी क्या ये? PSI। जब एक दफा इस पे स्टैंप लग गया कि ये PSI है, उसके बाद ये यहां से कहीं भी रिसीव करे, उड़ाता फिरे, जला दे, राख कर दे, PSI रहेगी ना। मतलब वहां जाके वापस आने से इनकम चेंज हो जाएगी। यूं भी तुम जैसे यहां से दूसरे कंट्री में जाओगे, हम नाम क्या तुम्हारा? एहतशाम। हम बोलेंगे एहतशाम यहां से UK चला गया, अब UK से जब एहतशाम वापस आएगा तो वो एहतशाम ही रहेगा ना, क्या नाम चेंज कर दें उसका? सिंपल बात है। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ये भी नहीं, यहाँ पे भी हमने जो बोला था ना FSI ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, हमने इसका नाम भी यहाँ पे भी चेंज नहीं किया। हमने बोला ये क्या है तो FSI, लेकिन हम इसको टैक्स करेंगे। नाम तो यहाँ भी चेंज नहीं किया हमने बोला FSI, तू लाना मत यहाँ पे, देख तेरी FSI को हम छेड़ेंगे नहीं, तुझसे तेरी FSI के बारे में हम सवाल नहीं करेंगे, जो तेरी जर्मनी के अंदर इनकम आ रही है वो वहीं रखना, यहाँ पर मत लाना। यहाँ हमने देख लिया हमारी नीयत खराब हो जाएगी, फिर हम टैक्स कर देंगे इसको। जी बेटा, जितनी आएगी उतनी टैक्स, जितनी आएगी उतनी टैक्स करेंगे। ठीक है मेरा बच्चा। अब एक सवाल और, मुझे ये बता दो, फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं होगी? 3 साल क्यों? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं होगी? इसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2024 से, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है 4 साल का। 4 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 31 जनवरी 2028 को। 3 साल एग्जाम करेगी, 4 साल ही नहीं। डे 1 से हमें पता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है। डे 1 से हमें पता है। हमें कब से पता है? डे 1 से हमें पता है। देखो ऐसे सवाल एग्जाम में आए नहीं हैं, कभी आ जाएं, तुम्हारी नसीब, तुम्हारी किस्मत। सुन लो गौर से, डे 1 से हमें पता है कि कितने साल के लिए आया हुआ है, 4 साल के। और STR का, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का क्राइटेरिया है ही कितने साल का। तो हमने कहा कि डे 1 से ही ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा।
डे 1 से ही ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगा। सर अगर 2 साल के बाद चले जाए, अगर 2 साल के बाद चले जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो 4 साल का है। कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का, 2 साल के बाद मौत हो जाए, हमने कहा सर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है ये, डे 1 से डे 1 की इंटेंशन के ऊपर ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, हम ये एग्जेम्पशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। केस 2, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 फ़रवरी 24 से 31 जनवरी 26 का, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। 2 सालों तक हम इसकी एफएसआई को टैक्स नहीं करेंगे अगर ये रिसीव नहीं करता यहाँ पे, तो प्रोवाइडेड नॉट ब्रॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, हम 2 साल तक इसकी एफएसआई को टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2 साल के बाद इसने अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या करवा लिया? रिन्यू करवा लिया अगले 2 साल के लिए, 1 फ़रवरी 26 से 31 जनवरी 28। अब इसने 2 साल के लिए अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिया। तब भी नहीं करेंगे। एक पे बोलेंगे, एक पे नहीं बोलेंगे, एक पे देना पड़ेगा। नहीं करेंगे। अब इस डे 1 से, अब रिन्यूअल के डे 1 से हमें पता है कि इसका टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 3 साल से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम हमें ये पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म, इन शॉर्ट मैं समरी बता रहा हूँ, अब खुलासा बता रहा हूँ, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें ये पता लग गया कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, उसको ये वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर हमें डे 1 से पता है कि ये 4 साल का एग्रीमेंट है, तो डे 1 से उसको ये वाली एग्जेम्पशन, अब 2 साल मिल गई, 2 साल के बाद 2 साल का रिन्यू हो रहा है, हमें पता है कि अब ये 2 साल का और रिन्यू हो रहा है, तो अब हमें पता लग गया ना ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं है, तो जैसे हमें पता लग गया अब वहां से इसको ये एग्जेम्पशन मिलना बंद हो जाएगी। हाँ, जो 3 साल भी मिला था उसको भी वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, बात समझ आ रही है क्या? ये सबको समझ आ रही है? दूसरी बात, आखिरी बात, पता नहीं कितनी सारी बातें हो गई, सब दफा मैं आखिरी बात बोल रहा हूं। ये बात 3 साल वाली, गौर से सुनना, देखो मैं इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन में किसी भी तरह आ सकता है। 3 साल वाली बात में मैंने ये ईयर्स लिखा है या टैक्स ईयर्स लिखा है? ईयर्स लिखा है। तो अपनी तरफ से होशियारी करके इधर ईयर की जगह टैक्स ईयर मत कर देना, क्योंकि ये ड्यूरेशन टैक्स ईयर के हिसाब से नहीं है, ये एब्सोल्यूट ड्यूरेशन की बात हो रही है। जितना ड्यूरेशन एब्सोल्यूट ड्यूरेशन है उसकी बात हो रही है, ये टैक्स ईयर के हिसाब से बात नहीं हो रही है। अब जरा मैं एक सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप लोग मुझे बताएंगे। गौर से देखिएगा, सब लोग गौर से देखेंगे बेटा, किसी से भी पूछ लूंगा मैं। ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब कि इसमें ये वाला टैक्स ईयर भी शामिल होगा, इसमें टैक्स ईयर 25 भी शामिल होगा और इसमें टैक्स ईयर 26 भी शामिल होगा। इधर कहीं जनवरी के अंदर ये जाएगा अपने वतन वापस, ऐसा ही है ना? ये सारे टैक्स ईयर्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसा ही है? आप मुझे बता दो बेटा, आप, ये सिनेरियो है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है या नहीं है? क्यों? 3 साल से कम है। दूसरा रीजन एम्प्लॉयमेंट की वजह से। गुड, आपके बराबर में
बेटा आपका नाम क्या है? सुहेब। सुहेब मुझे ये बता दो, टैक्स ईयर्स तुम्हारे सामने बना दिए मैंने, 24, 25, 26। मुझे ये बता दो टैक्स ईयर 24 में PSI FSI दोनों टैक्स होगी, दोनों टैक्स नहीं होगी? क्या टैक्स होगी, क्या टैक्स नहीं होगी, और क्यों टैक्स नहीं होगी? नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 में आपने कहा इसकी PSI टैक्स होगी और FSI टैक्स नहीं होगी। क्यों टैक्स नहीं होगी FSI? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। हमने कहा PSI टैक्स होगी, हमने नहीं कहा, सुहेब ने कहा, लेकिन जो इसकी FSI है वो टैक्स नहीं होगी क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। आप बता दें बेटा क्या इन्होंने सही कहा? ठीक है, आप बता दें बेटा क्या इन्होंने सही कहा? इस सेक्शन में कौन समझता है कि इन्होंने सही नहीं कहा? सिर्फ वो हाथ रेस करे। नहीं, इस सेक्शन में, पहले इस सेक्शन में कौन समझता है कि इन्होंने सही नहीं कहा? सिर्फ एक जो बिल्कुल एंड में, 2। अच्छा, इस सेक्शन में से कौन समझता है कि इन्होंने सही नहीं कहा? यहाँ कुछ 4, 5, 6, 7, 8 हाथ हैं। अच्छा, आप बता दें बेटा क्यों सही नहीं कहा इन्होंने? वेरी गुड सर, ये तो टैक्स ईयर 2024 में रेजिडेंट ही नहीं बना तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट किधर से बनेगा? ये आ ही कब रहा है? देखो जरा, पहली फरवरी 24 को आ रहा है ना, ये तो पहली फरवरी 24 को आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो यहाँ कहीं आ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 183 डेज बन जाएंगे? इसका मतलब टैक्स ईयर 2024 में तो ये रेजिडेंट ही नहीं है। जब ये रेजिडेंट ही नहीं है तो ये नॉन रेजिडेंट हुआ, और नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में तो हम वैसे ही सवाल नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में तो हम वैसे ही सवाल नहीं कर सकते। क्या उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है? मतलब क्या मच्छर का शिकार करने के लिए हमें तोप का इस्तेमाल करने की जरूरत है? हमने कहा नहीं, ये तो रेजिडेंट ही नहीं है। जब ये रेजिडेंट ही नहीं है तो टैक्स वाला इससे FSI का सवाल तो वैसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की FSI तो टैक्सेबल होती ही नहीं है। हाँ, अगले साल हमें इसकी FSI को टैक्स से बचाने के लिए इस वाले वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल ये क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। क्योंकि देखो अब ये पूरा साल मौजूद है ना यहाँ पे, तो अब देखो अब ये इस साल में क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। और रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। लेकिन हमने कहा सर इसके साथ हम नरमी का मामला करेंगे, क्योंकि ये आम रेजिडेंट नहीं है। ये कौन है? क्यों शॉर्ट टर्म? क्योंकि सर वो है इंडिविजुअल, है रेजिडेंट, और उसका स्टे है नॉट एक्सीडिंग 3 years। रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट एक्सीडिंग 3 years, ये सारी खुसूसियात शामिल हैं। तो हमने कहा कि अब ये आम रेजिडेंट नहीं है, ये कौन है? ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, और इसकी FSI को हम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं करेंगे इफ इट इज नॉट ब्रॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? जी बेटा। सर फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने बोला था कि डिसाइड आता है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये पहले से शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं रहेगा, टाइम पीरियड पूरा करना है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, लेकिन उसके लिए डेज भी तो पूरे हो। पहले साल में क्या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन गया? ये बना ही नहीं ना पहले साल में। तो पहले साल में तो नॉन रेजिडेंट है, पहले टैक्स ईयर में तो क्या है? ये नॉन रेजिडेंट है। पहले रेजिडेंट तो बने, फिर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बनाओगे ना उसको। क्या ख्याल है? क्या ये जितनी बातें मैंने इसके अंदर बताई हैं, क्या ये आपको समझ आ गई हैं? ये मैं पूछूंगा आपसे अगली क्लास में किसी से भी। जी, अगर जैसे आपने कहा था कि पहले उसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पहले बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है या नहीं है। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो तब स्टार्ट होता है जब पहले ही बंदा रेजिडेंट बन जाए। पहले दिन से जब वो आना शुरू होगा फिजिकल, हम तो नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस देखते हैं ना। सर फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट हो 3.5 साल के आसपास का, और आपका जब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट 183 डेज
resident हम देखते हैं 3 साल, मैंने पहले ही बता दिया है, आप लोग मिक्सअप कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका टैक्स ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। इन 3 सालों का टैक्स ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले हम इन 3 सालों को प्लॉट कर लेते हैं। ये इस डेट को आया 1 फरवरी 24 को आया और गया कब? 31 जनवरी 26 को गया। इस डेट को आया, इस डेट को गया। इसका मतलब कि इसके बीच में ये पाकिस्तान में रहा और ये जो बीच का टाइम है ये है 2 साल, ये है 2 साल। लेकिन इन 2 सालों के अंदर कितने टैक्स ईयर्स इन्वॉल्व हैं? 3। 24 भी इन्वॉल्व है, 25 भी इन्वॉल्व है, 26 भी इन्वॉल्व है। लेकिन इन तीनों टैक्स ईयर्स में से ये रेजिडेंट सिर्फ किन 2 में है? एक 25 में है और एक 26 में है। तो हम प्लॉटिंग करेंगे उसके फिजिकल स्टे की, लेकिन हम कंसीडर करेंगे टैक्स ईयर की इंप्लीकेशन। सिंपल ना? सबको क्लियर होती है ये बातें? गुड। नेक्स्ट, फॉरेन सोर्स इनकम, ये मैं रब कर रहा हूं सारा। सर ये लाइनें जब केस 3 के एग्जांपल तो जो भी करना है कर लो, जल्दी से तस्वीर खींच लो, इसको कॉपी कर लो, जो भी करना है कर लो मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी बोलो। टैक्स ईयर 25 में क्या है? नॉन रेजिडेंट का तो यही उसूल है ना मेरा बच्चा, एफएसआई टैक्सेबल है ही नहीं। नॉन रेजिडेंट की एफएसआई टैक्सेबल है ही नहीं। रजिस्टर में लिखा हुआ है, आपने 2 दफा चेक करें। किसके वाला सीन है? जी जी, क्यों 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 नॉन रेजिडेंट होना पड़ेगा? वो यहीं पर है, हमने रिन्यू कर दिया, रेजिडेंट ही रहेगा। मैंने ये कहा कि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं रहेगा, रेजिडेंट तो रहेगा ना। इस एग्जेम्पशन को अगर अप्लाई करना है, देखो पहली बात तो ये कि कोई बंदा, ये ऐसे सवाल हर दफ़ा आते हैं आप लोगों का, मैं बोलता हूँ ना दिमाग खुराफाती जगहों पे चलता है। ऐसे सवाल आते हैं कि सर ये बंदा फिर काम करे कि 2 साल करे, 2 साल के बाद फिर ये काम करे कि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की एग्जेम्पशन इसको चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए ये वापस चले जाए फिर आ जाए। मैंने बोला पहली बात तो ये कि ये बंदा काम करने के लिए आया है, ये खुराफात करने के लिए नहीं आया कि मैंने 2 पैसे का टैक्स कैसे बचाना है, मैंने 50 रुपए का टैक्स कैसे बचाना है। इस चक्कर के अंदर पहले मैं जर्मनी जाऊं, 5-6 महीने वहाँ स्टे करूं, फिर वापस आऊं। दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे आप लोग सोच रहे हो। आप लोग तो ऐसे सोच रहे हो ना कि आज फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा तो रात में शाम में बिस्किट के पैसे बच जाएंगे जेब में। ये ऐसे नहीं सोचते। ये जो बाहर से आया होगा उसकी सैलरी लाखों करोड़ों में होगी। पहली बात, इसको पाकिस्तान के टैक्स लॉस का पहले ही नहीं पता होगा। दूसरी बात, इसको पता होगा भी तो भी ये इतने लाखों रुपए की टिकट खर्च करके सिर्फ इस एग्जेम्पशन को पाने के लिए पहले जर्मनी की टिकट कराए, वहां जाए, फिर वहां से टिकट कराए, फिर यहां पर आए। इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा ये। तीसरी बात, जो इसका एम्प्लॉयर है, अगर वो इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है तो इसका मतलब उस एम्प्लॉयर को उसकी यहाँ जरूरत है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, खुबैब, वो ये नहीं बोलेगा खुबैब भाई ने मुझे मशवरा दिया है कि काम काज छोड़, फैक्ट्री बंद होती है बंद होने दे, 6 महीने पहले तू वहां जा ताकि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की तुझे बाद में भी एग्जेम्पशन मिल जाए। एम्प्लॉयर लात मार के बोलेगा बेटा फिर वहीं रहना अब तू, यहाँ पे हम तेरे लिए फैक्ट्री थोड़ी बंद करेंगे। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आर समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो प्रैक्टिकली कोई बंदा सिर्फ इस एग्जेम्पशन के लिए ऐसा नहीं करेगा कि वो 2 साल के बाद बोले यार एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चलो आ जाओ वापस से जाके आते हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। और अगर किसी जेन्युइन ग्राउंड्स की वजह से कि उसका 2 साल के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो अपने घर चले गया, अब एम्प्लॉयर को 1 साल बाद उसकी फिर याद सताई, उसने फिर उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे पाकिस्तान बुला लिया, तो अब वो फिर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो जाएगा। सिंपल है। बोलो बेटा। एक अगर किसी को किसी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब उसको पता है कि 3 साल से ज़्यादा काम है, लेकिन वो टैक्स बताने के लिए उसका एम्प्लॉयड को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि पहले मैं 2-3 साल काम कर, तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बाद। मैं आपको फिर वही, आपके लिए भी मेरा वही जवाब जो इसके लिए था।
अगर कोई एम्प्लॉयर है और उसको काम 3 साल का है तो वो बहुत ही बड़ा पागल का बच्चा होगा जो पहले कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का करेगा, क्योंकि वो 2 साल के बाद फिर लीगली भाग सकता है। तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मुझे आप चाहिए 3 साल के लिए, तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी कितने साल का करूंगा? 3 साल का। मैंने आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और आप 2 साल बाद भाग गए, फिर मुझे तो आपकी जरूरत है। तो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एम्प्लॉयर बोलेगा तू 4 पैसे की टैक्स की टेंशन ना ले, वो तेरा टैक्स मैं पे कर दूंगा, टेंशन ना ले, तू काम पे ध्यान दे। बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकली इट डजंट हैपन। अब आ जाओ, अच्छा अब आ जाओ इस पर, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। बस 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं लेंगे आपके। वजह उसकी ये है, ये जो पिछली गली में जो मस्जिद है वहाँ पर 1:15 बजे की नमाज है, तो मुझे कुछ भी करके 1:15 बजे वहाँ पहुँचना है। प्लीज़ फोकस रह लें। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट किसको बोलते हैं? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट उसको बोलते हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई, जब मैं कहता हूँ पाकिस्तानी भाई तो इसका मतलब हो जाता है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब हो जाता है जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स ऐसे बहुत से होते हैं जो बाहर जॉब के लिए चले जाते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए चले जाते हैं। तो वो ना सिर्फ अपना कैरियर बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी भी वहीं बनाते हैं, सेटल भी वहीं हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी साल काम करने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि उनको पाकिस्तान की याद सताए? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है ऐसा, हम देखते भी नहीं हैं। बाहर जाके वो लोग कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं कि जो फिर किसी न किसी वजह से वापस आते हैं। अब वो किसी भी वजह, वो वजह कोई भी हो सकती है। वो वजह ये भी हो सकती है कि वो बाहर जॉब करने गए और उनकी जॉब वहाँ से जब ख़त्म हो गई, और जब जॉब उनकी वहाँ से ख़त्म हो गई तो वो यहाँ वापस आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जॉब थी, फिर किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वहाँ से जॉब छोड़कर यहाँ पे वापस आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जॉब थी, बच्चे बड़े हुए, वेस्ट में वहीं के एनवायरनमेंट में पले बड़े, और जब बड़े हुए तो अम्मा अब्बा को छोड़ छाड़ के चले गए, अम्मा अब्बा अकेले रह गए। जब वो बुज़ुर्ग हो गए, बाबे हो गए, उन्होंने बोला चलो वापस चलते हैं अपने मुल्क में, दफन तो अपने मुल्क में हो, वो वापस आ गए। ठीक है, तो बाहर दौर कोई भी वजह हो सकती है। और जो एक्सपैट्रिएट्स उसको बोलते हैं हम, कि जो यहाँ के नेशनल्स होते हैं और जो बाहर चले जाते हैं, उन्हें हम एक्सपैट्रिएट्स कह रहे होते हैं। तो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट किसको बोलेंगे? जब वो एक्सपैट्स रिटर्न करके पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको बोलते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स। ठीक है, यानी कि वो हमारे भाई हैं, भाई से मुराद सिटीजन है, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। अब मिसाल के तौर पर मिस्टर ए बाहर चले गए, यूके चले गए, यूएस चले गए, ज़िंदगी उन्होंने यूएसए में गुजार दी, बच्चे सारे यूएसए में थे, वहाँ पढ़े, वहाँ लिखे, आधे अंग्रेज़ बन गए, वो बाद में पूरे बन गए। उसके बाद फिर वहाँ पर फैमिली सिस्टम वगैरह होता नहीं है, बहुत कम देखने में आता है कि वहाँ पर फैमिली सिस्टम। हमारे भी जितने कज़न्स हैं, बस जब भी बच्चों की शादियाँ हो गई, ये सब अलग अलग हो गए, सब ख़त्म इधर उधर, तो वहाँ पर फैमिली सिस्टम्स नहीं है। तो होता क्या है कि फिर आखिर में माँ बाप, बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह जाते हैं, बच्चे सारे इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों के पास अम्मा अब्बा के लिए टाइम नहीं है, और अम्मा अब्बा वो बेचारे इंतज़ार करते रह जाते हैं। ठीक है, तो खैर कहने का मकसद यही है कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आज हम में से हर बंदा ये तो चाहता है, इसकी ये तो ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से हमारी बाहर जॉब हो जाए, यूएस में, यूके में, कनाडा में, लेकिन वहाँ की सोसाइटी बहुत कातिल सोसाइटी है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो सराउंडिंग्स हैं,
वहाँ का जो माहौल है, मिसाल के तौर पर अब जो हमारे सीनियर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो वहाँ पे गए हुए हैं, अब जब उनके बच्चे हो गए ना, उनकी स्कूलिंग शुरू हो गई है, सो नाउ दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम किस कदर ख़तरे के अंदर यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ बच्चा बच्ची जब स्कूल जाता है तो फिर अब आप उसको कुछ टोक टाक नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस? अब वहाँ पर कैसी ड्रेसिंग है, कैसी गैदरिंग है, किस तरह से मेल फीमेल इंटरेक्शन है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप उनको डांट नहीं सकते, बच्चों को डांटोगे तो बच्चे पुलिस को बुला लेंगे, तो वहाँ पर कोई सख्ती वख्ती वाला माहौल होता नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? और जैसे ही थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं, सो ईच एंड एवरी वन हैज़ टू डू देयर जॉब। वहाँ पर कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। मेरे जितने भी कज़न्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी बाहर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर मर्द भी कमा रहा है, उसकी बीवी भी कमा रही है, उसकी बेटी भी कमा रही है, वो भी जॉब कर रही है, बेटा भी जॉब कर रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि सब एक टाइम पर एक वक्त में बैठकर खाना भी खाएं। ऐसी लाइफ है। तो बाहर तौर शुरू में बड़ी अट्रैक्ट करती है ऐसी ज़िंदगी, लेकिन बाद में पता लगता है कि इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी। ठीक है, पैसा अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू फैमिलीज़ जो बड़ा अपने आप को रिलीजियसली स्टिक रखते हैं इस्लामिक सेंटर से, इस्लामिक माहौल से, उसके अलावा जो भी ऐसी सोसाइटीज़ में जाता है ना, आप यकीन करो वो अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत नहीं कर सकता। जब भी कोई मेरा कज़न, मेरा दोस्त, मेरा सीनियर, मेरा जूनियर कभी बाहर से आते हैं ना, और वो बातें करते हैं कि सर मैं तो यहाँ पहुँच गया और मेरी तो ये प्रमोशन हो गई और मुझे तो इतने पैसे मिलना शुरू हो गए और यहाँ तो ये कैरियर ग्रोथ है, सर आपने बेवकूफ़ी कर दी, आप भी शुरू में आ जाते और ये और वो, आप तो यहाँ पहुँच जाते, वहाँ पहुँच जाते, सारी बातें कर लेते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा बेटा मुझे ये तो बताओ कि वहाँ तुम्हारी नमाज़ों का क्या हाल है, नमाज़ें महफूज हैं तुम्हारी? तो उसके बाद उसका सर झुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आपको आज़ान की आवाज़ भी नहीं आएगी, वहाँ पर मस्जिदें भी नहीं हैं, वहाँ पर आप किसी के सामने, अब मैं मिसाल ले रहा हूँ, कोई बंदा ऑफिस के अंदर है, यूके के अंदर, आप किसी कंपनी के अंदर हैं, मैं मिसाल ले रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचो ना, सोचो आप यूएसए के अंदर वॉलमार्ट के अंदर आपकी जॉब हुई हुई है, आप वॉलमार्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया है, वजू करके मुसल्ला बिछा के सबके सामने नमाज पढ़ना कितना आसान है? आसान है? आसान है? वो तो सारे के सारे तुमको देखना शुरू कर देंगे, अब धमाका हुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जो एक इस्लाम का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जो एक इस्लाम का उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर थोड़े दिन टाइम पहले मेरी बात हो रही थी मेरे सीनियर से, ऐसे बीच में हमें भूत छुड़ा था ना मुझे भी, कि यार जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट करते हैं, हर कंट्रीज़ में अपने सीनियर्स हैं, जाते हैं मुलाकात करते हैं, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। तो मेरे सीनियर से, वो कनाडा में थे, वो आए हुए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी अभी बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले। तो मैंने बोला यार फराज भाई बड़ी बायसनेस है वहाँ पे ना मुसलमानों के ख़िलाफ़। कहने लगे नहीं नहीं यार कोई बायसनेस नहीं है। मैंने बोला तो आपको कैसे पता बायसनेस नहीं है? आपकी कौन सी दाढ़ी है? मैं जाऊँगा तो बायसनेस होगी ना। एक बंदा जिसकी दाढ़ी नहीं है, सामने वाले को पता ही नहीं लग रहा आप मुसलमान हो गए इंडियन हो, तो ठीक है बायसनेस नहीं है। बट सपोज इफ आई एम हैविंग अ बियर्ड, इफ आई एम हैविंग अ बियर्डेड अपीयरेंस, तो वो तो सामने वाला देख के बोलता है भाई ये कौन आ गया। आर यू गेटिंग दिस? आपकी सोच है। मेरे वालिद साहब को सॉफ्टवेयर हाउस का हर महीने जाना होता था, 3 महीने सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, इंडी रोड पर टोपी और कोटी पहन के ऐसे आप घूमते होते मैं कह रहा हूँ होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, लेकिन हर किसी की नज़रें ऐसी नहीं होती हैं। मैं आपको बता रहा था कि दुबई के अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं फ़िश आउट ऑफ वाटर हूँ और लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर कैसे? आर यू गेटिंग दिस? फिर मेरा दोस्त, मैंने ऐसी बातचीत हो रही थी, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो। फिर मेरा एक दोस्त है काशिफ, ये इन्वाय में होता है माशाल्लाह, काफ़ी सीनियर पोजीशन पर है।
तो बता रहा था हमारी वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप के सिलसिले में हम लोग अल्लाह भला करे फ्रांस गए थे या पता नहीं कहाँ गए थे। तो जब आप बाहर जाते हैं ना, चाहे आप बाहर के एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पर ना वॉशरूम में भी पानी नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस? वहाँ पर वॉशरूम के अंदर भी पानी नहीं होता। तो इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब वेन एवर यू मेक योर कैरियर चॉइसेस टू सेटल अब्रॉड, डू कंसिडर ईच एंड एवरी फैक्टर, क्योंकि जब आप कोई चॉइसेस लोगे ना तो उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स होंगी। नाउ यू हैव टू मेक योर चॉइसेस वाइजली, कि आप जो अभी कदम उठा रहे हो उसका आप पर और आपकी नस्लों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक आलिम बयान फरमा रहे थे कि ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानीज़ को वीज़ा देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं और वहाँ पे जो वो लोग जाके काम करते होते हैं, वो बहुत खुश हैं। बोलते हैं अगर आप वहाँ जाकर नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, दीन पर रहो, उनको आपकी दीनदारी से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आने वाली तीसरी जनरेशन उसको कलमा भी नहीं आएगा। आपकी आने वाली तीसरी जनरेशन 90% चांसेस ये हैं कि शायद उसका नाम तो मुस्लिम नेम हो शायद, लेकिन उसको कलमा भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आइडेंटिटी इस तरह से फेडअप हो जाती है। क्योंकि उस सोसाइटी में आपने रहना है तो बस फिर वहाँ के रंग ढंग, फिर नमाज गई, फिर हलाल हराम की तमीज़ गई, उसके बाद फिर बच्चे हाथ से गए। तो होता क्या है, देखो सबसे कीमती चीज़ जो इंसान इस दुनिया में लेकर जाएगा, इस दुनिया से लेकर जाएगा, वो क्या है? ईमान। ऐसा ही ना, बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा बिलीफ है कि सबसे कीमती चीज़ जो हम यहाँ से लेकर जाएंगे, जब मरेंगे तो पैसे तो लेके नहीं जाएंगे, कैरियर तो लेके नहीं जाएंगे, जो प्रॉपर्टी बनाई है वो तो लेके नहीं जाएंगे, ये तो तय है। जितना भी कमा लो बाहर मुल्क में, सर ये पैसे हैं, वो पैसे हैं, इतने माल है, ये कैरियर ग्रोथ है, ये अय्याशी है, ये गाड़ियाँ हैं, ये तो सारी फैसिनेशंस है ना, फैंसीज ऑफ द वर्ल्ड है। मैं कह रहा हूँ अगर ये सब चीज़ें हमारा ईमान ख़त्म कर दें या हमारे ईमान को ना बचाएं तो क्या ये काम किए? क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि मर के जाना कब्र में, कफन में जेब नहीं होती। आज तक कभी भी कब्र में जो गया है उसको हमने अपने साथ करोड़ों रुपए ले जाते नहीं देखा। समंदर के अंदर वो जो मलबा देखने के लिए गए अरबोपति, याद है ना थोड़े टाइम पहले, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए सबमरीन में जो गए अरबोपति लोग, अरबोपति, वो अपने साथ 1 रुपया नहीं ले जा सके। तो आज ना हम जब सीए कर रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना आहिस्ता आहिस्ता ये प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हो कि हमने क्या करना है। ठीक है, तुमको कमाना है ना, कमाना है, मेक योर चॉइसेस वाइजली। किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ, बहुत पैसा है, इस्लामिक कंट्रीज में भी बहुत पैसा है, सऊदिया, बहरीन, कतर, ओमान, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पर लोग, लेकिन कम से कम मुस्लिम कंट्रीज तो इस्लामिक माहौल तो। लेकिन मैं आपको एक बात फैक्चुअल बता रहा हूँ, चाहे जितना भी कोस्ट लो अपने मुल्क को, जितना भी कोस्ट लो अपने मुल्क को, इस पर जितना शुक्र अदा करो कम है कि अल्लाह पाक ने तुमको यहाँ पर इतनी आज़ादी दी। जितनी दीनी आज़ादी, जितनी रिलीजियस फ्रीडम आपके मुल्क में है, जितना दीनी माहौल आपके मुल्क में है, आपको पता है दूसरी कंट्रीज के अंदर जुम्मे के खुतबे में भी अपनी मर्जी से इमाम बयान नहीं कर सकता, आपको पता है ये बात। सऊदी अरब के अंदर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर इमाम अपनी मर्जी से बयान नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग दिस? और यहां पर कितनी दीनी आज़ादी है आपको। तो अल्लाह का पहली बात तो ये कि शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर हमारे कानों में आवाज़ आती है, हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। अगर ख़राबी है तो हम में है। मुल्क ख़राब, हम बोलते हैं ना मुल्क ख़राब है हमारा, वो मुल्क ख़राब नहीं है, मुल्क तो बहुत अच्छा है। मुल्क के जो लोग हैं ना वो ख़राब हैं, और वो जो मुल्क के लोग हैं वो हम खराब है। बहुत माजरत के साथ, अगर हम अच्छे हैं मुल्क अच्छा है, हम ख़राब हैं मुल्क ख़राब है।
तो अगर हम अपने आप को अच्छा कर लें, हम अपने दोस्त को अच्छाई की दावत दे दें, ये झूठ बोल रहा है इसको समझा लें, ये नमाज नहीं पढ़ रहा मैं अपने दोस्त को अपने साथ नमाज पढ़ने ले जाऊं, ट्रैफिक का सिग्नल मैं तोड़ना बंद कर दूं, मैं झूठ बोलना बंद कर दूं, मैं ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत देना बंद कर दूं, मैं टैक्स वाले को रिश्वत देना बंद कर दूं, मैं बिजली चोरी करना बंद कर दूं, मैं मिलावट करना बंद कर दूं, तो क्या ख्याल है, मुल्क अच्छा हो जाएगा? तो मुल्क को गाली नहीं दो, क्योंकि जब हम नाशुक्री करते हैं अल्लाह वो नेमत छीन लेते हैं हमसे। आज हम में से हर एक नाशुक्रा बन गया। कैसा मुल्क है, कितनी महंगाई है सर, रोड टूटे हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, ये नाशुक्री कर रहे हो तुम। नाशुक्री करो, जब नाशुक्री करोगे अल्लाह नेमत छीन लेंगे। बात समझ आ गई? खैर, ये लेक्चर इधर मैं हमेशा देता हूँ, तो ये मैंने दे दिया है। अब बाकी इसको हम कंप्लीट करेंगे वेडनेसडे वाले दिन, हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। तो वेडनेसडे वाले दिन भी हम इंशाल्लाह 11:15 पर ही मुलाकात करेंगे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीक सैटरडे संडे दोनों ऑन होगा आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।